जादुई ग्रेनिया राज्य में एक मशहूर ग्रैंड आर्चमेज था जिसने एक भयानक परलोक युद्ध में इंसानियत को जीत दिलाई। उसकी जादूगरी और नेतृत्व के आगे कोई टिक नहीं पाया। उसने अनगिनत जानें बचाईं और पूरी धरती में शांति कायम की। जिसने उसे सम्मान, तारीफ और हमेशा के लिए कृतज्ञता दिलाई, या कम से कम वो यही सोचता था। उसकी शोहरत में एक बड़ी पार्टी के दौरान राजा ने अचानक एक चौंकाने वाला फरमान सुनाया। वही नायक जिसने दुनिया को बचाया था, उसे देश से निर्वासित कर दिया जाना था। हालांकि राजा ने उसकी उपलब्धियों को माना, लेकिन वह कहा जाता है कि आर्च मैच की जबरदस्त ताकत अब शांति के बाद रखना बहुत खतरनाक था। और भी बुरी बात यह थी कि उसने जो शराब पी थी उसमें छुपकर एक सीलिंग एजेंट मिला हुआ था, और उसके चार चुने हुए तत्वमय अधीनस्थ झूठे विश्वासघात के आरोपों में उसका विरोध करने लगे। मौत के कुछ पल पहले उसने एक गुप्त पुनर्जन्म जादू किया और 3000 साल बाद एक आधुनिक अस्पताल में जाग जाता है। जब वह खड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि वह हाई स्कूल के छात्र शियावाना के शरीर में जागा है। आसुमा। और ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उस आदमी का नाम भी असुमा ही था। अलार्म बज गए और मेडिकल स्टाफ तुरंत दौड़े। लेकिन उनकी हैरानी की बात यह थी कि असुमा बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे इसे एक चमत्कार मानते हैं, क्योंकि उसे तो बेहोशी की हालत में होना चाहिए था। बिना किसी उम्मीद के डॉक्टर जल्दी से उसके कंधे पर थपथपाने आया। लेकिन असुमा गहरी सोच में डूबा था। उसे एहसास हुआ कि पुनर्जन्म का जादू काम कर गया है, क्योंकि वह जीवित और ठीक ठाक है। इसके अलावा ये बात भी हैरान करने वाली है कि वह मेडिकल स्टाफ की बोली समझ सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले दुनिया की सभ्यता को समझने का ख्याल आता है। वह स्टाफ से पूछता है कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है। स्टाफ जवाब देने में झिझकता है, तो वह एक नर्स पर माइंड कंट्रोल करता है ताकि वह उसे रास्ता बता दे। असुमा दूर एक बैग देखता है और उनसे पूछता कि क्या वह उसका है। नर्स, जो उसके प्रभाव में है, हाँ कह देती है, जिससे डॉक्टर हैरान रह जाता है कि ये महिला इतनी आसानी से उसे सब कुछ क्यों बता रही है। फिर असुमा अपना बैग उठाकर वो बिना पीछे मुड़े अस्पताल से चला जाता है। स्टेशन पर पहुंचकर उसे अपने बैग में एक स्मार्टफोन दिखता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वह पास वाली लड़की से पूछता है। वह इसे एक धातु की प्लेट बताता है और लड़की उसे बताती है कि ये एक स्मार्टफोन है। फिर असुमा अपनी मूल्यांकन शक्ति का इस्तेमाल करता है और पता चलता है कि ये एक जादुई डिवाइस है जिससे वह अपनी मनचाही हर चीज तक पहुंच सकता है, जिसमें वह लाइब्रेरी भी शामिल है जिसे वह ढूंढ रहा है। इसके थोड़ी देर बाद वह एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में और कई बार सोच विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे लाइब्रेरी तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्मार्टफोन की वजह से वो दुनिया की बुनियादी जानकारी आसानी से पा सका। असुमा ने यह भी समझ लिया कि इस जादुई डिवाइस से कोई भी दूर दूर के लोगों से बात कर सकता है और तुरंत किसी भी तरह की जानकारी खोज या इकट्ठा कर सकता है। उसने ये भी पता लगाया कि उसके मरने के बाद से 3000 साल बीत चुके हैं और जादुई तकनीक पीछे छूट गई है, उसकी जगह विज्ञान ने ले ली है। और भले ही ये सब सुविधाजनक लग रहा हो, आसुमा सोचता है कि ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये बस सस्ते झांसे हैं। वह देख सकता है कि अब वह उस शांत दुनिया में है जिसके लिए उसने अपनी जान तक खतरे में डाली और बलिदान किया। इसके थोड़ी देर बाद वह उस शरीर के पिछले मालिक के घर पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया है। मेज पर एक डायरी रखी है और जब वह उसे उठाकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह बंदा मरना चाहता था, क्योंकि उसके सहपाठी और यहाँ तक कि शिक्षक भी उसका मजाक उड़ाते थे। असुमा को समझ आता है कि स्थिति कितनी बुरी थी। जब उसने अपना स्मार्टफोन खोला तो देखा कि वो लड़का हमेशा बेकार मैसेजेस पा रहा था। ज्यादातर मैसेजेस शिबुया वार्ड में ट्रेनिंग हाई स्कूल के ग्रुप चैट से आ रहे थे जहां वह लड़का पढ़ता था। अगले दिन असुमा स्कूल में आ गया, जिससे जो लोग उसे जानते थे वो हैरान रह गए। वे उसके पास आए और पूछा कि क्या वह ठीक है, जिससे असुमा चौंक गया और उसने उनसे पूछा कि क्या उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए। फिर एक छात्र ने बताया कि खबर यह है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, क्योंकि वह लगातार होने वाले बदसलूकी को सहन नहीं कर पा रहा था। असुमा जब आराम से वहां पहुंचा तो छात्रों के बीच सवाल उठने लगे और वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। दबी लाल बालों वाला तानुजी कुरियो और उसकी गैंग आ गई। जैसे ही उसने कुरियो को देखा, असुमा ने समझ लिया कि वह 3000 साल पहले उसके एक अधीनस्थ का वंशज है। कुरियो असुमा के पास आया और कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अकादमी में मत आना। कुरियो असुमा का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम्हारी जादू ने तुम्हें लगभग मार ही दिया था और तुम्हें याददाश्त भी खोनी पड़ी थी। कुरियो जोर जोर से हंसता हुआ असुमा को हार मानने वाला कहता है। कुरियो के साथी सुझाव देते हैं कि जैसे हमेशा करते हैं, इस बार भी असुमा के साथ खेला जाए। तभी असुमा को समझ आता है कि वही कुरियो था जिसने दूसरे असुमा के साथ बुरा सलूक किया था। इससे असुमा का गुस्सा बढ़ जाता है और वह अपने शरीर में मौजूद मना की ताकत टेस्ट करने का फैसला करता
है वह अपनी जादू सक्रिय करता है और बिना डरे कुरियो के चेहरे पर मुक्का मारता है। वहां खड़े लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि असुमा ने कुरियो पर हमला किया। कुरियो के साथी गुस्से में असुमा की तरफ भागते हैं, लेकिन असुमा को कोई डर नहीं, क्योंकि उसके शरीर में मना की मात्रा उसके लिए बढ़िया मुकाबला है। असुमा आसानी से हमलावरों से बच निकलता है और साधारण लड़ाई के हुनर से उन्हें गिरा देता है। फिर वो अपनी मना की ताकत आजमाने का फैसला करता है और एक जबरदस्त जादुई लहर छोड़ता है, जिससे सब जमीन पर गिर जाते हैं। कुरियो असुमा से हो रही इस शर्मिंदगी से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में एक हेलफायर तोप छोड़ देता है। छात्र हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शक्तिशाली जादू है जो स्कूल के मैदान में मना है। छात्र असुमा को चिल्लाते हैं कि हमला से बचो, नहीं तो तुम मर जाओगे। हैरानी की बात यह है कि असुमा एक इंच भी नहीं हिला और उसने एक पार्टिकल व्हील एक्टिवेट कर दिया जो जादू को खत्म कर देता है। असुमा के जादू ने फायर कैनन को तोड़ दिया और असुमा को राहत मिली कि उसका सिग्नेचर जादू अभी भी काम कर रहा है। कुरियो हैरान रह गया जब उसकी आग असुमा तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स देख रहे थे वो भी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। असुमा ने अब मामला सीरियसली लेना शुरू किया और वह कुरियो की तरफ दौड़ा, जिससे वो लड़का डर के मारे जम सा गया, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी। आसुमा जैसे कूड़े को इतनी जोरदार लड़ाई लड़ते देखकर कुरियो हैरान है। वह उसे और उसके अधीनस्थों को एलीट समझता है और असुमा तो उनकी किसी भी बात को छू भी नहीं सकता। गुस्से में कुरियो एक जबरदस्त जादू छोड़ता है, जिससे उसका पूरा शरीर आग में लिपट जाता है। असुमा उस प्राचीन काल के जादू को पहचान लेता है और समझता है कि गुस्से में आकर उसने अपनी छुपी हुई ताकत को जगाया है। पूरा शरीर जल रहा होता है। फिर भी वह असुमा का पीछा करता है, लेकिन उससे पहले असुमा आधे रास्ते में ही उसकी पेट पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। इससे उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है और असुमा ने आखिर में सिर पर एक दर्दनाक ताना मारा, जिससे वह हवा में उड़ गया। जब सब कुछ ठंडा हुआ तो कुरियो और उसके लोग सब जमीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे। बाकी छात्र हैरान और दंग रह गए थे। वहीं असुमा अपने शरीर की संरचना का विश्लेषण कर रहा था और उसने महसूस किया कि छिपी हुई मना तो जबरदस्त है, लेकिन सहनशक्ति उसकी साथ नहीं दे पा रही। बाद में असुमा बाकी छात्रों के साथ क्लास में बैठा और उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी ऐसी स्थिति दोहराने नहीं देगा पिछले समय में जो हुआ था। और साथ ही उसका कोई इरादा नहीं है कि वह उन लोगों की संतान को माफ करे जिन्होंने उसे धोखा दिया था। तभी उसने मेज पर एक अजीब सा यंत्र देखा और उसने अपने पास वाली लड़की से पूछा कि ये क्या है। लड़की शिनोमिया लिली ने बताया कि ये एक यंत्र है जिससे कोई भी आधुनिक जादू को तेजी से एक्टिवेट कर सकता है और इसे स्मार्ट रॉड कहते हैं। असुमा को तब एहसास हुआ कि आधुनिक जादू असल में विज्ञान और जादू का मिश्रण है। जो जादू 3000 साल पहले होते थे, अब उन्हें प्राचीन जादू कहते हैं, और जो लोग इसे करते थे वे अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिक उन्नति के साथ आधुनिक जादू आम हो गया। आधुनिक जादू असल में थ्योरी पर आधारित होता है, जो असुमा को अजीब लगता है, लेकिन उसी वजह से ये दिलचस्प भी है। अचानक असुमा को समझ आता है कि वो असल में आधुनिक जादू और प्राचीन जादू को मिलाकर अपनी खुद की नई हाइब्रिड जादू बना सकता है, और इस सोच से वो काफी उत्साहित हो जाता है। जब टीचर अपनी क्लास खत्म कर लेते हैं, असुमा लिली से पूछता है कि क्या आज की क्लास खत्म हो गई है, लेकिन लिली बताती है कि आज एक महीने का एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। इसी वजह से वे सब लोग स्कूल के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद वे स्कूल के मैदान में पहुंचे और उनके शिक्षक जॉर्ज टू ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि आज का टेस्ट अब तक का सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह उनके मैच के गुण को तय करेगा। उन्होंने सबको टेस्ट को गंभीरता से लेने के लिए कहा, क्योंकि असुमा को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। उन्होंने लिली से कहा कि वह उसे गुणों के रंग समझाए। लिली ने बताया कि फायर मैच लाल रंग के होते हैं, वाटर मैच नीले और डार्क मैच काले। दरअसल मना को चैनल किया जाता है शरीर के मना सर्किट्स के जरिए जादू करने के लिए, लेकिन सर्किट्स की लिमिट होती है, इसलिए ज्यादातर लोग एक ही तत्व चुनते हैं। यही फैसला उनके स्पेशलाइजेशन को तय करता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज असुमा को स्टेज पर बुलाता है। मुंह बनाते हुए वो पूछता है कि असुमा कौन सा तत्व चुनेगा। असुमा खुद पर भरोसा रखते हुए बताता है कि उसे किसी भी तत्व में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो बिना किसी तत्व के ही ठीक है। जॉर्ज सोचता है कि असुमा मजाक कर रहा है, लेकिन असुमा यह साफ साफ बताता है कि उसे सिर्फ एक तत्व चुनने का कोई इरादा नहीं है। ये बात जॉर्ज को गुस्सा दिलाती है, क्योंकि उसे लगता है कि असुमा उसका मजाक उड़ा रहा है। बाकी छात्र हैरान हैं, क्योंकि असुमा जानबूझकर एक कमजोर तत्व चुन रहा है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व क्यों चुन रहा है। ये असुमा की पहली बार है जब उसे नीट कहा जा रहा है, और वह समझ जाता है कि आधुनिक युग में इसे रंगीन जादूगर कहते हैं, लेकिन उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि वे सब गलत सोच रहे हैं लेकर
पक्षपाती ग्रोथ पाथ वाकई बेवकूफ़ी है, क्योंकि बिना रंग के रहना ही मना को पूरी तरह इस्तेमाल करने का एकमात्र तरीका है। जॉर्ज शिकायत करने लगता है, पूछता है कि असुमा जैसा फालतू इंसान अकादमी में कैसे दाखिल हो गया। जॉर्ज धमकी देता है कि वह असुमा को वैसे ही पीटेगा जैसा हमेशा करता है। असुमा फिर समझ जाता है कि जॉर्ज वही टीचर है जो हमेशा उसे तंग करता रहता है। जॉर्ज असुमा से कहता है कि बिना रंग वाले जादूगरों में कोई संभावनाएं नहीं होती, लेकिन असुमा मानता नहीं, कहता है कि बिना रंग वाले सबसे ताकतवर होते हैं, क्योंकि जॉर्ज नहीं चाहता। मानो या न मानो, असुमा सुझाव देता है कि वे इस थ्योरी को एक नकली लड़ाई में टेस्ट करें। असुमा तैयार है जॉर्ज को दिखाने के लिए कि निट्स सबसे मजबूत है, लेकिन ये बात टीचर को बहुत गुस्सा दिला देती है। वह यकीन नहीं कर पाता कि असुमा सच में उससे लड़ाई की चुनौती दे रहा है, और इसी वजह से वह छात्रों को बताता है कि प्लान में बदलाव हुआ है। वह उन्हें बताता है कि आज का अप्रोच टेस्ट बिना किसी रोक टोक वाली नकली लड़ाई होगी। जब लिली सुनती है कि जॉर्ज डुएल में कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, तो वह झट से घबरा जाती है, क्योंकि जॉर्ज पूरे फैकल्टी में सबसे ताकतवर। लड़ाई शुरू होने से पहले जॉर्ज असुमा से कहता है कि जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसे मत देना। असुमा आराम से जवाब देता है कि जॉर्ज को अपनी चिंता करनी चाहिए। मुकाबला शुरू होता है और जॉर्ज दो स्मार्ट रॉड्स निकालता है, दावा करते हुए कि अकेले वो ही अकादमी में ऐसा कर सकता है कि कई तत्वों को एक साथ संभाले। वो दो हमले मिलाता है, मॉडर्न मैजिक, ब्रेस बॉम्ब और थंडर लांस। सबको लगता है कि असुमा अब खत्म हो गया, क्योंकि हमले सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसने आराम से एक बैरियर स्पेल से हमला रोक दिया। जॉर्ज डर के मारे हैरान रह गया, क्योंकि जो कुछ उसके सामने हो रहा था वो बिल्कुल असंभव लग रहा था। जॉर्ज ने असुमा पर एक और जोरदार हमला किया, लेकिन उसने बिना किसी मुश्किल के उसे भी रोक दिया। यह देखकर जॉर्ज और वहां खड़े बाकी छात्र भी चौंक गए। जॉर्ज ने अपनी पूरी ताकत से हमले करना जारी रखा, लेकिन असुमा धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। हर एक हमला चतुराई से टालते हुए जॉर्ज घबरा गया और चिल्लाकर असुमा से बोला, मत करो और करीब भी मत आना। असुमा आत्मविश्वास से उसके पास गया। उसने उसका स्मार्ट रॉड तोड़ दिया, फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर दर्दनाक हमला किया। असुमा ने जॉर्ज से कहा कि वह सब कुछ सबके सामने स्वीकार कर ले, नहीं तो उसे धूल में मिला देगा। जब जॉर्ज को समझ आ गया कि असुमा अपनी धमकी में गंभीर है, तो उसने कबूल करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जब क्यूरियो और उसकी गिरोह असुमा को डराते थे, तब वह हमेशा नजरअंदाज करता रहा। जब असुमा ने उससे बात की भी, तो उसने उसे मार ही दिया। छात्र जब वे ये बात सुनते हैं तो डर और निराशा से भर जाते हैं और जल्दी से प्रधानाचार्य को बुलाने भागते हैं। जॉर्ज घुटनों के बल गिर जाता है और असुमा उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि बिना रंग वाले जादूगर से हार कर कैसा लग रहा है। जॉर्ज से हुई लड़ाई के बाद असुमा क्लास में एक डरावनी ताकत बन जाता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अलग इंसान लगने लगता है। उस दिन की क्लास खत्म होने के बाद असुमा फिर से लिली की तरफ मुड़ता है और उससे बात करता है, जिससे लड़की हैरान हो जाती है। असुमा लिली का पहले की मदद के लिए धन्यवाद करता है और लिली चेहरा जोर से शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। असुमा और भी बदतरीन कर देता है जब वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना चाहेगी। लिली की पूरी दुनिया हिल जाती है। ये सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और वह अचानक हाँ कह देती है। लेकिन असली बात उसे जल्दी समझ में आ जाती है कि असुमा का मतलब कुछ और ही है। वो बस चाहता है कि लिली उसे स्कूल और जरूरी जगह दिखाए। उसे जगह दिखाने के बाद असुमा उसका धन्यवाद करता है, वो उसकी मदद के लिए। लेकिन उसे लगता है कि उसने बेवजह उम्मीदें लगा ली और अब वो खुद को पूरी तरह मूर्ख महसूस कर रही है। वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाती और गुस्से में आ जाती है। तब असुमा उससे पूछता है कि समस्या क्या है। वो जल्दी से कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है, और अपनी भावनात्मक गलती छुपाने के लिए असुमा को स्कूल की सबसे अच्छी बिल्डिंग, मैजिक एनालिसिस रूम दिखाती है। लिली उसे बताती है कि छात्र इस रूम का इस्तेमाल तब तक कर सकते हैं जब तक वे इसके लिए आवेदन करते हैं। असुमा फिर लिली से कहता है कि अब टूर खत्म कर सकती है, क्योंकि उसे सब कुछ साफ समझ आ गया है। वह उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन वो उसकी मदद का बदला जरूर देगा। लिली इन सब बातों से हैरान हो जाती है और पूछने पर मजबूर हो जाती है कि क्या ये लड़का सच में असुमा है। वो मान लेती है कि असुमा उस दिन से पूरी तरह से बदल गया है। असुमा स्वीकार करता है कि शायद वो अलग लग रहा है क्योंकि वो कल ही उठा है और उसकी यादें थोड़ी मिली जुली हैं। फिर वो माफी मांगता है कि उसने उसे चिंता में डाला, लेकिन अंदर से असुमा इम्प्रेस्ड है कि लिली ने महसूस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। सब सही हो जाने के बाद लिली चली जाती है और असुमा वहीं रहता है। विश्लेषण कक्ष के पीछे असुमा अपने हाथ कंप्यूटर पर रखता है और उससे प्राचीन और आधुनिक जादू का विश्लेषण करने को कहता है। असुमा को पूरा भरोसा है कि इस कंप्यूटर की मदद से वह एक नया और अनोखा हाइब्रिड जादू विकसित कर सकता है। असुमा मुस्कुराता है क्योंकि वह अगले दिन इसे इस्तेमाल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अचानक
उसके पास एक बंदा प्रकट होता है और उससे पूछता है कि क्या वह असुमा है। ये असुमा के लिए चौंकाने वाला होता है क्योंकि उसने उस बंदे की मौजूदगी का कोई एहसास तक नहीं किया था। वह बंदा खुद को इसिजिया काटाकुरा बताता है और कहता है कि वह S4 में से एक है, असुमा है। S4 का मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा था और ईश्वया ने बताया कि इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फोर, यानी कि उस ग्रुप के लोग अकेडमी में सबसे ताकतवर माने जाते हैं और ईसुया खुद भी उनमें से एक है। ईसुया ने असुमा से कहा कि उसने सुना है कि उसने कुरियो को हराया, जो उस ग्रुप का ही एक मेंबर है। ईसुया को हैरानी हुई कि असुमा एक कलरलेस मैच है, लेकिन इसुजा ने माना कि उसे इस बात से कोई गुस्सा नहीं है कि असुमा ने कुरियो को हराया, क्योंकि वह कुरियो के कामों का फैन नहीं है। इसी वजह से इसुजा ने असुमा से कहा कि वो चाहता था कि वे दोस्त बन जाएं। उसने बड़े मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसुमा की तरफ बढ़ाया और असुमा थोड़ी देर ठहरकर उसका हाथ थामा और सौदा स्वीकार कर लिया। हाथ मिलाते हुए ओजुमा ने महसूस किया कि इसिजिया ने उस पर कोई कमजोर जादू कर दिया है और उसने सोचा कि ये कोई ट्रैकिंग स्पेल होगा। गुस्सा होने की बजाय वह प्रभावित हुआ क्योंकि इजुया बिना स्मार्ट रॉड के प्राकृतिक तरीके से आधुनिक जादू कर पा रहा था। साथ ही उसे साफ दिख रहा था कि वह अपने पूर्वजों का वंशज है। साथ ही हवा का जादूगर हाथ मिलाने के बाद इसिजुया मुड़कर जाने लगता है और असुमा खुशी से मुस्कुराता है क्योंकि वो असल में इसिजुया की चुनौती को स्वीकार कर रहा है। अगले दिन असुमा फैकल्टी रूम जाता है मैजिक एनालिसिस रूम की बुकिंग कराने के लिए और उसे 1 घंटा मिलता है जो कि 3 बजे से 4 बजे तक है। उस दिन की क्लास में असुमा ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि वो मैजिक एनालिसिस रूम जाने के लिए बेसब्र होता है। स्कूल खत्म होते ही वो सीधे उस रूम की तरफ निकल पड़ता है। असुमा पूरी तरह से ध्यान लगाता है। प्राचीन जादू ग्रैंड पैनल, जो एक तरह का प्राचीन जादू है जिसे वो पहले ही इस्तेमाल करता था। ये एक तरीका है जिसमें मन को वातावरण से लिया जाता है और फिर शरीर के अंदर मना फ्रेम में संघनित किया जाता है। जब जादूगर उस जादू को सक्रिय करने का फैसला करता है तो मना मना फ्रेम से एग्जीक्यूशन फ्रेम में ट्रांसफर हो जाती है और जादू का घेरा आखिरकार उस अस्थिर प्रक्रिया को एक तयशुदा पैटर्न में बदल देता है। असल में जादू के घेरे की सटीकता और खूबसूरती उसी के बराबर होती है। जादूगर की कला मना जादू के घेरे से होकर बहती है जिसे जादूगर ने बनाया होता है और जब वो वहां से निकलती है तो जादू सक्रिय हो जाता है। दूसरी तरफ प्राचीन जादू सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें चुना गया हो। इसकी वजह यह है कि बिना जादुई प्रतिभा के मना को शरीर में परिष्कृत नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की आधुनिक युग में चीजें थोड़ी अलग हैं क्योंकि अंदरूनी मना फ्रेम और क्रियान्वयन फ्रेम की जगह एक अंग ने ले ली है जिसे मना सर्किट कहते हैं और यह सब स्मार्ट रॉड के आविष्कार की वजह से संभव हुआ है। स्मार्ट रॉड अपने आप शरीर के मना सर्किट में मना इंजेक्ट करता है और जादू को एक्टिवेट करने के लिए आर्टिफिशियल रूप से एक जादू का घेरा बनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने एक ऐसा सामान्य तरीका बना लिया जिससे किसी भी व्यक्ति की जन्मजात खासियत के बिना भी जादू चलाया जा सके। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया मैन्युअल हो गई है इसलिए इसका जादू प्राचीन जादू की तुलना में कमजोर हो गया है और जैसा कि उम्मीद थी बिना स्मार्ट रॉड के जादू इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इन सब बातों से असुमा ये समझ जाता है कि हाइब्रिड जादू बनाने का तरीका प्राचीन और आधुनिक तकनीक को मिलाना उसका सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे आधुनिक जादू में मास्टर बनना होगा ताकि वह सभी गुणों पर काबू पा सके। वह अपने हाइब्रिड जादू के बेसिक थ्योरी के लिए गणनाएं करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का सोचता है। असुमा अपना डेटा दर्ज करता है और काम खत्म होने के बाद खुद के लिए एक ड्रिंक लेकर बैठ जाता है ताकि वह परिणाम आने तक इंतजार कर सके। अचानक वह खुद को एक जादुई जगह में पाता है जहां वह नीचे गिरता जा रहा होता है। वह जल्दी ही उसे समझ आ गया कि फिलहाल कोई ऐसा शख्स उस पर हमला कर रहा है जो आधुनिक जादू का इस्तेमाल करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वह उस शख्स को देख नहीं पा रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि एक ही ऐसा इंसान है जो उसकी नज़र से बच गया है और वह यकीन नहीं कर पा रहा कि वो बंदा पहले ही अपनी चाल चल रहा है। जब उसने दोस्त बनने का प्रस्ताव दिया चूंकि इसिजिया को उस पर हमला करने में कोई आपत्ति नहीं है, असुमा ने उसे ये सिखाने का प्लान बनाया कि सीनियर होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे यीशुया उसे आसमान में टेलीपोर्ट कर सकता। असुमा समझ जाता है कि ये एक ऐसा जादू है जो उसकी सोच को बदल रहा है ताकि उसे चीजें वैसे ही दिखे। वही जादू है जो यीशुया ने पहले इस्तेमाल किया था और असुमा हैरान है कि यीशुया ने खुद को क्यों नहीं बदला। फिर भी असुमा जानना चाहता है कि अगर वो फ्री फॉलिंग करता रहा तो क्या होगा। तभी अचानक बहुत सारे नकली जादुई जीव कहीं से प्रकट हो जाते हैं। असुमा को मजबूरन एक बाधा जादू डालना पड़ता है और उसे पता चलता है कि अगर वो यीशुया की जगह का पता नहीं लगा पाया तो हमेशा बचाव में ही फंसा रहेगा। असुमा अपनी योजना बनाता है
वो हिलता है और अपनी गिरावट रोकने के लिए धीमा करने वाली जादू का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो एक जादुई खान में गिरा है। तभी उसे पता चलता है कि इसिजुया पहले ही जादुई क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कर चुका है जो उसके जादू पर हमेशा प्रतिक्रिया देती है। असुमा जल्दी से ये नतीजा निकालता है कि उसे खानों को तबाह कर देना चाहिए, वरना वे फट कर एक के बाद एक विस्फोट कर देंगी। असुमा सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, जब तक कि वह अचानक खुद को एक खाली, बिना हवा वाले स्थान में तैरता हुआ नहीं पाता। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो अभी भी इससे जूझ रहा था कि अचानक कई धमाके पूरे स्पेस को हिला देते हैं और तभी असुमा ने आखिरकार फैसला किया कि अब बस बहुत हो गया। असुमा को जल्दी समझ में आ गया कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो वो घुटन की वजह से मर सकता है। ऊपर से ये जादुई जगह इतनी जटिल तरीके से बनी हुई थी, जैसे कोई कला का नमूना। उसे पता था कि ईश्वर कैसे काम करता है, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि ईश्वर कहीं छुपा हुआ है और उसे देख रहा है, ताकि उसकी मौत का नज़ारा देख सके। इसका मतलब था कि पूरा स्पेस स्वायत्त नहीं है, तो इजिज़िया ज़रूर पास में होगा और झरोखे से देख रहा होगा। आसमा सोचता है कि उसका बाहर निकलने का रास्ता वही झरोखा ढूंढना है और वह खुद को 100% फोकस मोड में डाल देता है। इजिज़िया ये देखता है और सोचता है कि आसमा आखिरकार हार मान रहा है, लेकिन साथ ही वह अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अचानक एक बड़ी धमाका पूरे इलाके में गूंजता है और ये सब हुआ क्योंकि आसुमा ने अपनी सारी एकाग्रत मना को अपने एग्जीक्यूशन फ्रेम में डालकर एक साथ छोड़ दिया। इजिज़ुया ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन आसुमा रुकता नहीं है क्योंकि वह अपना विशाल जादुई घेरा लगातार बढ़ाता रहता है। तो उसका प्लान है कि स्पेस में मौजूद गड़बड़ी को उजागर करे और ईश्विया के देखरेख के पॉइंट को ढूंढ निकाले। कुछ देर ऐसा करने के बाद वह आखिरकार ईश्विया को ढूंढ ही लेता है और बिना वक्त गंवाए उस स्पेस का पूरा फायदा उठाता है। वह ईश्विया का जादू तोड़ देता है और खुद को फिर से जादुई कमरे में पाता है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि ईश्विया कोई पहचान बदलने वाला जादू इस्तेमाल कर रहा था। फिर असुमा कमरे से बाहर निकलता है जहां ईश्विया बैठा है। असुमा उसकी तरफ बढ़ता है। उससे पूछा कि जब उसने पहले कहा था कि वो चाहता है वे दोनों अच्छे से साथ रहें, तो फिर वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा। इजुया खुशी से उछल पड़ा और असुमा से बोला कि वो वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। इजुया ने बताया कि असुमा के लिए इल्यूजन मैजिक को तोड़ना और बिना मंत्र पढ़े लेविटेशन मैजिक करना कितना आसान था। इजुया ने असुमा को कहा कि ये सब कर पाना उसके लिए कमाल की बात है। इजुया नाचते हुए असुमा की तकनीक की तुलना दुनिया की सबसे बेहतरीन कला से करता रहा। उसने असुमा से कहा, वो कहता है कि वो कमाल का है और अपनी जादुई सर्किट्स को समझना चाहता है। अचानक इसिजुया का चेहरा बदल जाता है और वो असुमा से कहता है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई खूबसूरत चीज तबाह होती है। असुमा कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे एहसास होता है कि इसिजुया फिर से एक कदम आगे निकल गया है और वो उसकी एक और जादू की चाल में फंस गया है। फिर इसिजुया अपना जादू मेटियोर फॉल एक्टिवेट करता है और नीचे से बहुत सारे निर्माण सामग्री हवा में उठकर असुमा पर गिरने लगती हैं ताकि उसे भोंक दिया जा सके। तेज धार वाली कई चीजों के बावजूद सामग्री उस पर बरस रही थी, लेकिन असुमा पूरी शांति बनाए हुए था। जैसे ही कांटे उसके ऊपर गिरने वाले थे, उसने जल्दी से एक बाधा बना ली जिससे वे ब्लॉक हो गए। लेकिन इसिजुया उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखना चाहता है असुमा कितनी देर तक टिक पाएगा। इसिजुया लगातार कई चीजें असुमा पर फेंकता रहता है, जिससे उसे लगातार बचना पड़ता है और बिना शक के असुमा समझ जाता है कि इसिजुया उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। असुमा को पता चलता है कि वो खुद को उन निर्माण सामग्री के बीच फंसा हुआ पाता है जो उसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। फिर भी असुमा हिम्मत नहीं हारता। चल पर इजुया उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो अपनी हद पार करने वाला है। फिर इजुया एक कदम आगे बढ़ता है और असुमा की तरफ एक हवाई जहाज खींचता है। इजुया हवा में खेती करता हुआ कहता है कि असुमा अब उसके इलाके में आ गया है। इजुया असुमा से पूछता है कि देखना चाहता है कि वो उसकी आखिरी वार को कैसे रोकेगा। असुमा अपना हाथ हवा में उठाता है, लेकिन साथ ही अपने आसपास पर ध्यान केंद्रित करता है। इस बीच इजुया उसे सुई से चुभाने की योजना बना रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सुई असुमा की तरफ फेंकता है, वह उस जादू को खत्म कर देता है जो हवाई जहाज की रक्षा कर रहा था। इससे इसिया हैरान हो जाता है और वह देखता है कि हवाई जहाज नीचे गिर रहा है, लेकिन ये सब एक भ्रम था और उसकी असली वार नीडल थी। असुमा इसे भांप गया था और उसने नीडल को आसानी से पकड़ लिया। असुमा उससे मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसने उसके सारे चालाकी देख लिए हैं। असुमा समझाता है कि जो जादू हवा को नियंत्रित कर मलबा गिराने वाला था, वो बस एक बहाना था। इजुया ने असली चीजें जैसे खंभे और धातु की चादरें गिराई थीं और फिर वह उनका पीछा किया। उसने एक नकली हवाई जहाज से असुमा का ध्यान खींचा। जब असुमा ध्यान भटक गया, तो उसने वह जादुई सुई छोड़ी जिसमें चेतना को प्रभावित करने वाला जादू था।
जो कि इसेजुया की असली चाल थी। असुमा मुस्कुराया क्योंकि इसेजुया का कथित उल्का पतन सिर्फ दिखावा था। असुमा ने इसेजुया की मेहनत की तारीफ की, लेकिन उसे बता दिया कि जो कुछ भी वह करता है उसके खिलाफ बेकार है। इसेजुया ने इस बात पर सवाल उठाया कि असुमा ने उसका जादू कैसे देख लिया, क्योंकि कोई जादूगर ऐसा नहीं कर सकता। जिंदा इंसान महसूस कर सकता है जब वो अपनी जादूगरी एक्टिवेट करता है। इसेजुया कहता है कि ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो शख्स 3000 साल पुराना कोई दैवीय आर्क मैजिशियन हो। तभी असुमा उसे बताता है कि उसकी जादूगरी शानदार थी, इसलिए वो धीरे धीरे ये लड़ाई खत्म करने वाला है। वो इसिया की तरफ इतनी तेजी से भागता है कि उसे पकड़ना नामुमकिन था, और कहता है कि उसने उसके सामने ज्यादा जादू इस्तेमाल किया, जिससे उसे उसे एनालाइज करने का मौका मिल गया। असुमा अपना हाथ इसिया के सीने पर रखता है और एक जादू का गोला छोड़ता है, जिससे उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। जादू का असर होने लगा और इस्वा दर्द से चिल्लाया, फिर बेहोश हो गया। असुमा उसके ऊपर खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान लिए क्योंकि उसने लड़ाई जीत ली थी। जब इस्वा बेहोश था, उसे 3000 साल पहले के अपने पूर्वज का सपना आया। उस वक्त वह असुमा के काफी करीब था और असुमा को एक कलाकृति मानता था। हालांकि वह असुमा के करीब था, इस्वा बाकी टीम से दूर ही रहता था, हमेशा उनसे बचता था। कुरियो का मानना है कि इस्वा शर्मीला है, लेकिन उनकी दूसरी टीम मेंबर कहता है एसिजुया शायद उसे बस पसंद ही नहीं करता। जाहिर सी बात है, एसिजुया बाकी लोगों के साथ ठीक से नहीं घुलता, क्योंकि उन्हें कला की कोई कद्र नहीं है, और इसेजुया ऐसे लोगों के साथ झंझट नहीं करता। जब उसके और असुमा के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी उसके एक साथी ने उसे अचानक बताया कि राजा ने एक शाही आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि असुमा एक गद्दार है। इसेजुया इसे मानना नहीं चाहता क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि असुमा उनका साथ छोड़ सकता है। उसका टीम मेंबर उसे बताता है कि ये सच है क्योंकि राजा के पास भविष्य देखने की ताकत है और वो कभी गलत नहीं साबित हुई। ये सुनकर इसिया का दिल टूट जाता है क्योंकि वह असुमा को एक कला का नमूना समझता है और सोचता है कि वो क्यों अपनी पूरी जान जोखिम में डालकर राज्य को धोखा देगा। इसिया इस बात पर शक कर रहा होता है कि तभी वह अस्पताल के कमरे में जाग जाता है। चूंकि इसिया ने ये सब घटनाएं खुद नहीं देखी थी, वह सोचता है कि जो उसने अभी देखा वो एक बुरा सपना था। ईसुया खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी असुमा आता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। वह उसने उसे बताया कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है जिसमें शुगर भी है। असुमा ने सुझाव दिया कि इजुया जितनी जल्दी हो सके हाइड्रेट हो जाए, क्योंकि उसने पसीने से बहुत पानी खो दिया है। इजुया हैरान होकर पूछता है कि असुमा उसकी मदद क्यों कर रहा है। असुमा कहता है कि इസുआ ने उसका जादू सीधे टक्कर मारा था और उसकी हालत देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि वह बिना चोट के निकल नहीं सकता था। फिर भी वह उसे बताता है कि उसकी मैजिक सर्किट्स अभी भी स्थिर हैं और ऐसा नहीं लगता कि कोई स्थायी नुकसान हुआ है। तभी इजुया असुमा के हाथ में तौलिया देखता है और तभी उसे एहसास होता है कि असुमा उसकी गैर मौजूदगी में उसकी देखभाल कर रहा था। चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ असुमा इजुया से कहता है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली जादूगर को खोना नहीं चाहता। धीरे से आवाज में इजुया असुमा का धन्यवाद करता है और उसे बताता है कि एस फॉर का हर कोई कुरियो जैसा नहीं है। एशिया मानता है कि कुरियो की जादुई ताकत असाधारण है, लेकिन साथ ही वह उसकी सोच से सहमत नहीं है। फिर एशिया बताता है कि वह असुमा की ताकत खुद देखना चाहता था। कुरियो को हराने में सफल होने के बाद इजुया आसुमा के सामने सिर झुकाकर कियो की तरफ से माफी मांगता है, क्योंकि कियो ने उसके साथ जो कुछ भी किया है। आसुमा मुस्कुराता है और इजुया से कहता है कि तुम बुरे इंसान तो नहीं लगते। फिर वो कहता है कि वह उस घात लगाकर हमला करने वाली बात को भूल जाएगा, लेकिन इसके बदले में वह चाहता है कि वे एक डील करें। इजुया पूछता है कि डील क्या है, तो आसुमा बताता है कि वह चाहता है कि इजुया एस फोर छोड़कर उसके साथ मिलकर अकादमी में एक नया गुट बनाए। आसुमा तैयार है, उसमें 3000 साल पुरानी अपनी यादें नहीं है, फिर भी उसे भर्ती करने का जोखिम उठाना है। असुमा पहले ही समझ चुका है कि अगर उसे इस नए जमाने में कुछ हासिल करना है तो उसे साथियों की जरूरत पड़ेगी। असुमा एशिया को बता देता है कि वह उस पर भरोसा करता है कि वह उसके साथ उस भविष्य की ओर चलेगा जिसे वह चाहता है। एशिया इस ऑफर से पूरी तरह हैरान और सम्मानित महसूस करता है। वह फौरन बिस्तर से उठता है और असुमा के सामने घुटने टेक देता है, कहता है कि वह उसके नेतृत्व में चलने को तैयार है। असुमा इसेजुआ के व्यवहार से हैरान है क्योंकि उसे साफ याद है कि 3000 साल पहले का इजुआ भी ऐसा ही करता था। तभी असुमा नर्स को बताता है कि वो दरवाजे के पीछे से झांकती हुई दिख रही है। वह महिला जल्दी से बाहर आती है और कहती है कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब असुमा इसेजुआ के साथ अपना काम खत्म कर लेता है तो वह निकलने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह नर्स को एक चार्ट देता है जिसमें इसेजुआ के मैजिक सर्किट का विश्लेषण होता है। असुमा उसे बताता है कि वह इसे संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, और जैसे ही वह चार्ट को देखती है वह
वो पागल होने वाली थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चार्ट कितना ज़बरदस्त डिटेल में है। वो आसमा से चिल्लाई कि रोको, और उससे पूछा कि क्या वो उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्पेशल स्टूडेंट बनना चाहेगा। आसमा मुड़ा, वो उसे मुस्कुराया और ऑफर ठुकरा दिया, कहते हुए कि उसे अकादमी पहले से ही पसंद है। वहां से निकलकर आसमा मैजिक एनालिसिस रूम की तरफ गया, क्योंकि वो थोड़ा भटक गया था और उसे अपना रिसर्च जारी रखना था। जब कंप्यूटर ने उसकी बताई गई सारी चीज़ें एनालाइज कर ली, तो कंप्यूटर ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसकी थ्योरी को नए मैजिक सिस्टम के तौर पर अकादमिक कॉन्फ्रेंस में पेश करना चाहिए। असुमा खुश है कि उसकी अटकल सही साबित हुई और उसने राहत की सांस ली, क्योंकि इससे प्राचीन और आधुनिक तरीकों को मिलाकर हाइब्रिड मैजिक की बुनियाद रखी जा सकती है। असुमा सोचता है कि अगला कदम होगा हर मैजिक फॉर्मूला को खास इस्तेमाल के हिसाब से एडजस्ट करना। उसके बाद वो इन्हें मैजिक सर्किट्स में डालेगा और साथ ही ये भी चेक करेगा कि ये एलिमेंट्स के साथ कितना मेल खाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत काम है। असुमा को एहसास होता है कि मैजिक एनालिसिस रूम अब उसका दूसरा घर बन गया है। असुमा प्लान करता है कि उसने जो भी पुरानी जादू सीख रखी है, उसे भी बेहतर जादू बनाएगा और एक क्रांतिकारी जादू कर दिखाएगा। अगली दिन क्लास में टीचर असुमा को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें शक हुआ है कि असुमा नकल कर रहा है, क्योंकि उसकी ग्रेड अचानक बढ़ गई है। टीचर उसे बोर्ड पर लगे सवाल को हल करने के लिए बुलाते हैं। टीचर असुमा को मनाने की कोशिश करते हैं कि वह आगे आए, लेकिन असुमा पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और साबित करता है कि वो गलत है, कचरा नहीं है। असुमा चाक उठाता है और आखिरी मिनट तक पूरे ध्यान से समीकरण को हल करने लगता है, जिससे टीचर और बाकी स्टूडेंट्स दोनों हैरान रह जाते हैं। असुमा ये भी समझाता है कि ये समीकरण कैसे बना और इसका इस्तेमाल क्या होता है। दरअसल यही वही समीकरण था जिसने स्मार्ट रॉड्स के आविष्कार में मदद की थी। जब टीचर ये सुनता है तो पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। उसके पास असुमा से ये मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता कि असुमा सही है, और वह उसे वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है। टीचर कुछ देर तक बस यही सोचता रहता है, क्योंकि असुमा ने ऐसा कर दिखाया, एक ऐसा सवाल हल किया जो यूनिवर्सिटी वाले ही कर पाते हैं। अपनी सीट पर वापस जाते हुए लिली अपनी नजरें उस कूल और शांत लड़के से हटा ही नहीं पा रही थी। दोपहर के खाने के वक्त क्लास के ज्यादातर लोग लिली के पास आए और उससे विनती करने लगे कि वो असुमा से बात करे, ताकि वो उनके दोस्त बन सके। जब लिली को समझ आया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लोग उसे चैन से नहीं छोड़ेंगे, तो आखिरकार उसने असुमा से बात करने का फैसला कर लिया। लिली ने असुमा से पूछा कि क्या वो स्कूल के बाद फ्री होगा, ताकि वे सब मिलकर कैफे और अभी सुझा सके। असुमा ने पहले तो मना कर दिया। उसने ऑफर दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि लिली की बुराई होगी, वो अपना मन बदल लेता है। पूरा क्लास खुशी से झूम उठता है जब वो ये बात कहता है, और सब मान जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। इसी बीच एक अजीब लड़की आसुमा को देख रही होती है, और वो आसुमा के सुंदर चेहरे को खराब करने की योजना बना रही होती है। कुछ ही पलों बाद आसुमा और उसके क्लासमेट्स कैफे पहुंचते हैं, लेकिन आसुमा को आराम करने का मौका तक नहीं मिलता, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात में दिलचस्पी लेते हैं। लिली उनकी लगातार पूछताछ से जल्दी ही तंग आ जाती है, और वह चिल्लाकर कहती है, उन्हें कहता है कि एक एक करके सवाल पूछो। फिर असुमा उनके सारे सवालों के जवाब देने लगता है, जैसे उसका पसंदीदा खाना क्या है और नेट होने के फायदे क्या हैं। जब वह एक सवाल भूलने ही वाला होता है, तो कोई छात्र जल्दी से उसे याद दिला देता है। असुमा बताता है कि उसके सबसे करीब जो इंसान है वो लिली है, और जैसे ही वो ये कहता है, लिली लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है ताकि चीजें पहले जैसी ना हो। हालांकि वो अपने गुस्से को उस कप पर निकालती है जिसे वो पकड़ रही होती है। उसे इतनी जोर से निचोड़ती है कि कप का सारा पानी गिर गया। असुमा फिर भी उसे संभालते हुए उसे परेशान देखकर उसे सांत्वना देता है, क्योंकि ड्रिंक गिर गई है। फिर लिली असुमा से कहती है कि छात्र उससे काफी उत्सुक है, क्योंकि उनमें से कोई भी कोई खास कोर्स नहीं लेता। जाहिर है उनका नीट का मतलब पढ़ाई, नौकरी या ट्रेनिंग से नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी तरह यकीन है कि असुमा के मामले में ऐसा नहीं है। सच कहे तो वे उसे नीट, हुनरमंद, चालाक और कमाल का मानते हैं। असुमा मुस्कुराता है जब वह ये सुनता है, और वह कहता है, छात्र सोच रहे थे कि शायद वे सही हैं। लिली विश्वास नहीं कर पा रही थी कि असुमा अब तक जो कुछ भी कह रहे थे उसमें वह इतना कूल है। जब वे कैफे से निकल रहे थे तो उन्होंने असुमा से संपर्क जानकारी जरूर ली, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया। इसी बीच कोई असुमा की जासूसी कर रहा था और उसकी लाइव लोकेशन अपने बॉस को भेज रहा था। असुमा ने जल्दी ही उस शख्स की मौजूदगी महसूस कर ली और लिली से सतर्क रहने को कहा। तभी अचानक कुछ एलिट छात्र उनके सामने आ गए। असुमा जानना चाहता है कि वे वहां क्यों हैं, लेकिन वे चुप रहते हैं जब तक एक कार उनके सामने नहीं रुकती। फिर छात्र उस कार में जो भी होगा उसके लिए रास्ता बना देते हैं। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, आसुमा के सहपाठी घबरा जाते हैं,
क्योंकि कार से बाहर निकलने वाला बंदा एस 4 का ही एक सदस्य होता है। वह बंदा असुमा के पास आता है और खुद को फुकाता श्योन बताता है, जो अकादमी के क्लब यूनियन का प्रमुख है। बिना किसी शक के असुमा देख सकता है कि श्योन वही श्योन है जो 3000 साल पहले था। फिर श्योन असुमा से बात करता है। उसने सुना कि उसने ईश्विया की मदद कैसे की, और चूंकि ग्रुप हमेशा कर्जदार नहीं रह सकता, उसने असुमा को जादू की लड़ाई के लिए चुनौती देने का फैसला किया। लिली यह सुनकर हैरान हो जाती है और असुमा मुड़कर उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि जादू की लड़ाई क्या होती है। लिली डर जाती है जब उसे एहसास होता है कि असुमा जैक को नहीं जानता, और वह उसके कान में धीरे से बताती है कि जादू की लड़ाई क्या होती है। जब असुमा जवाब देने में बहुत देर करता है तो श अपनी डरावनी लड़ाई की आवाज छोड़ता है ताकि असुमा को डराया जा सके। असुमा उसाबा का विश्लेषण करता है और समझ जाता है कि वह ये एक लड़ाकू जज्बा है जो उसके और उसके बाकी साथियों की तरफ है। असुमा समझ जाता है कि शियोन बंधक लेने को भी तैयार है, बस उसे डुएल स्वीकार करवा ले। चूंकि ये असुमा के लिए भी एक मनोरंजन का मौका है, इसलिए वो डुएल स्वीकार कर लेता है। जैसे ही वो डुएल मानता है, शियोन अपनी तलवार वापस कर देता है और बताता है कि डुएल अगले दिन सुबह अकादमी के मुख्य अखाड़े में होगी। असुमा मुस्कुराता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है और वो दिखाने को तैयार है कि क्यों वो उससे कहीं बेहतर है। बाद में असुमा खुद को एक स्पष्ट सपने में पाता है और उस सपने के अंदर से वो अपनी अवचेतन और छुपी हुई सोच में डूब सकता है। असुमा इसे एक बड़ा मौका समझता है कि वो इस शरीर के असली मालिक के बारे में जान सके। उसे याद आता है कि जब वो पुनर्जन्म हुआ था तो उसके शरीर के जादुई सर्किट्स में थोड़ी सी बची हुई मना बची थी, क्योंकि उसने उसे छुआ तक नहीं था। उसे लगता है कि अगर वो उस मना के जरिए देखे तो वो असली मालिक के विचार पढ़ सकता है। उसे ये भी लगता है कि आगे कुछ होने वाला है। आसुमा के अतीत का एक टुकड़ा उसके दिमाग में बचा था। इसके लिए उसने सोचा कि उसे अपनी आत्मा निकालने के लिए जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसे याद आया कि इसके लिए कोई प्राचीन जादू मौजूद नहीं है, चूंकि वह खुद एक प्रतिभावान है। उसने फैसला किया कि वह खुद नया जादू बनाएगा। वह इस सोच पर कूद पड़ा और सब कुछ इकट्ठा करने लगा जो इसे कामयाब बना सके, और उसने ये कर दिखाया। वह मुस्कुराया क्योंकि वह सच में एक मानसिक जगह में नया जादू बना रहा था। असुमा को पूरा भरोसा था कि इतिहास में ऐसा करने वाला वह अकेला होगा जैसा उसने सोचा था। असुमा ये काम कर पाता है और शरीर के विचारों को बाहर निकाल देता है। जब युवा असुमा खुद की कार्बन कॉपी को अपने सामने खड़ा देखता है तो वह दंग रह जाता है और पूछता है कि वह कहाँ है। लेकिन तभी उसका सिर दर्द करने लगता है और वह दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ता है। असुमा समझ जाता है कि युवा असुमा और शरीर के बीच यादों का सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया है। सारी यादें एक साथ उमड़ने लगती हैं और असुमा महसूस करता है कि उसने अपने कमरे में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इसी वजह से वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह गिर पड़ता है, अस्पताल में भर्ती था और कोमा में चला गया था, जिससे उसे ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। उसने असुमा से पूछा कि क्या उसने जो कुछ अभी देखा वो सही है, तो असुमा ने हाँ कहा। असुमा ने बताया कि फिलहाल वो उसका शरीर इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए माफी मांगी, लेकिन उस युवा लड़के को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अगर असुमा ना आता तो वो कोमा में ही रहता। फिर उस युवा असुमा ने पूछा कि 3000 साल पुराने किसी शख्स ने उसका शरीर क्यों लिया। असुमा ने धीरे धीरे समझाया, और जब उसने समझाया तो युवा असुमा लगभग पागल ही हो गया। असुमा ने यह भी बताया कि कैसे कुरियो और टीचर उसे तंग करते थे, लेकिन असुमा पहले ही उन्हें हरा चुका है और उसने और भी कई मजबूत मुकाबले जीते हैं। असुमा ने बताया कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उनके शरीर की रक्षा कर सके। जब छोटा असुमा ये समझता है कि वो स्कूल में एक छोटी सी सेलिब्रिटी बन जाएगा तो वो घबरा जाता है, लेकिन अब उसे ये कोई दिक्कत नहीं लगती क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका है। फिर छोटा असुमा बताता है कि उसे आखिरकार याद आया कि सब कैसे हुआ था। जब वो कोमा में था तब एक उल्का वर्षा हुई थी, करीब ही था, और उल्कापिंड एक विशाल ब्लैक होल में समा रहे थे। लेकिन ब्लैक होल के अंदर एक छोटी सी रोशनी थी जो उसकी नजर में आई। उसने बताया कि वो रोशनी झिलमिला रही थी जैसे संघर्ष कर रही हो, और उसने फैसला किया कि वो उस रोशनी की जगह लेगा। जवान असुमा कूद पड़ा और गिरता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह वो शख्स था जो मरना चाहता था लेकिन जिंदा रह गया, जबकि बूढ़ा असुमा वो था जो जीना चाहता था लेकिन आखिर में मर गया। जवान असुमा मुस्कुराया और बोला कि शायद ये सब वैसा ही होना था जैसा होना था। लेकिन बूढ़ा असुमा वह इस बात से असहमत है और कहता है कि वे दो आत्माएं हैं जो एक ही शरीर में रहती हैं और कोई भी अकेले नहीं रह सकता। विश्वास के साथ आसुमा जवान असुमा से कहता है कि वे अभी अपनी कहानी में है और वह वादा करता है कि उसका सपना सच करेगा। जवान असुमा मुस्कुराता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब वह यह सुनता है, वह और बूढ़े असुमा हाथ मिलाते हैं और
वह उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है। जवान असुमा बूढ़े असुमा से कहता है कि वह इस बात से खुश है कि वह उसके सपने को पूरा करने में मदद कर रहा है। फिर जवान असुमा बूढ़े असुमा से पूछता है कि क्या क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। बूढ़े असुमा ने जवान असुमा को कैफे में अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लिली कुछ अजीब सा मंत्र जप रही थी, जैसे कि तुम सब व्हाइट मोचा में बदल गए हो। ये सुनकर बूढ़ा असुमा थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने जवान असुमा से पूछा कि क्या वह इसका अनुवाद कर सकता है। जवान असुमा हंस पड़ा और कहा कि उसे मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी उसका शरीर धुंधला होने लगा, जैसे कि उनका वक्त खत्म हो रहा हो। फिर जवान असुमा ने बूढ़े असुमा का धन्यवाद किया। उसे वापस लाने के लिए गायब होने से पहले वह बूढ़े असुमा से कहता है कि वह उनकी कहानी पर नजर रखना जारी रखेगा। जब असुमा जागता है तो उसे पता चलता है कि युवा असुमा बस एक बची हुई याद है, लेकिन साथ ही वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। इसी बीच शियान के घर पर वह एक बड़े क्रिस्टल के सामने बैठा होता है, जिसे वर्टजाइट नाइट्राइड ओरिकालम कहा जाता है, जो सिर्फ फुकाता परिवार के पहाड़ों से पीढ़ियों से खनन किया जाता है। यह मूल रूप से सबसे कठोर धातु है प्लैनेट, और जब चेन ध्यान लगाना खत्म करता है तो वह अपनी तलवार से उस धातु को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वो अजीब लड़की जो पहले असुमा का पीछा कर रही थी चेन के ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाती है। पता चलता है कि वह भी एस फोर में से एक है और उसका नाम मिजवारा मुन है। मुन श्योन की तलवार की ताकत देखकर काफी प्रभावित होती है, क्योंकि यह बिना किसी मुश्किल के उस सामग्री को काट देती है। श्योन फिर मुन से कहता है कि उसने वो वीडियो देख ली है जो मुन ने भेजा था, और उसे सिजुआ की बात सुनकर हैरानी होती है और क्यूरियो उसी तरह रास्ता भटक गया। शियोन कहता है कि शायद वो सिर्फ एस फोर में होने के लिए ही है, लेकिन साथ ही वह इजुया और क्यूरियो की बहुत इज्जत करता है। वह उन्हें अकादमी की शान का असली रूप मानता है और इसलिए उसका कोई इरादा नहीं कि जो भी अकादमी की शान को खतरे में डाले उसे कोई दया दिखाए। मुनि उससे सहमत होता है और कहता है कि अगर वो असुमा को हल्के में लेगा क्योंकि वो साफ सुथरा है, तो उसे भी वही पछतावा होगा जो इजुया और क्यूरियो को हुआ। फिर श्योन अपनी तलवार निकालता है और वह आसमान में चांद के सामने कसम खाता है कि वो असुमा को हराने वाला है। कहता है कि उसे परवाह नहीं अगर असुमा को कुछ भी हो जाता है, क्योंकि अकादमी की ताकत एक इंसान की जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी है। मुन ये सुनकर खुश होती है और शियोन से कहती है कि असुमा का खूबसूरत चेहरा तोड़ दे। फिर मुन उससे पूछती है कि क्या लड़ाई के दौरान वो अपना सीक्रेट हथियार निकालने वाला है, लेकिन शियोन कहता है नहीं। उसे लगता है कि ये लड़ाई इतना बड़ा नहीं है कि उसे वो हथियार इस्तेमाल करना पड़े। उसे भरोसा है कि उसकी अपनी ताकत ही लड़ाई के लिए काफी है। और बस यूं ही मुकाबले का दिन आ गया और असुमा पूरी बात को लेकर काफी उत्साहित था। जादुई मुकाबले की बात करें तो ये छात्रों के बीच एक मंजूरशुदा लड़ाई होती है जो जादू के इस्तेमाल पर आधारित होती है। वैसे संस्था में छात्रों की रैंकिंग जादुई मुकाबले के नतीजों के आधार पर होती है और हमेशा की तरह रैंकिंग एफएस से शुरू होती है। उच्च रैंक वाले छात्रों को अकादमी के अंदर कई खास सुविधाएं मिलती हैं जो इसे और भी खास बना देती हैं। अरेना के वेटिंग रूम में ये सब कुछ था जो असुमा ने लिली से सीखा था। लिली लिली सोचती थी कि असुमा ने ये पहले जरूर सुना होगा, क्योंकि ये हर छात्र को पता होता है, लेकिन असुमा उसे बताता है कि ये उसकी पहली बार सुनने को मिला है और वह उसे धन्यवाद देता है। लिली ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि असुमा अभी भी अपनी पूरी याददाश्त की उलझन से जूझ रहा है, इसलिए उसने ठाना कि वह उसकी मदद करेगी। तभी उसे एहसास होता है कि वह असुमा के वेटिंग रूम में ही है और वह सपनों में खो जाती है। जैसे कि हमेशा की तरह असुमा की आवाज सुनाई दी, जिसने उसे उस कल्पना की दुनिया से बाहर निकाला जिसमें वह खोई हुई थी। असुमा ने फिर उसे दो टाई दिखाए, एक काली और एक सफेद, और पूछा कि कौन सी बेहतर लगती है। लिली ने काली टाई चुनी और असुमा ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। असुमा ने फिर लिली से पूछा कि क्या अगर वह अपनी रैंक बढ़ाने में सफल हुआ तो उसे मैजिक एनालिसिस रूम में ज्यादा समय मिलेगा, और लिली ने हाँ कहा। लिली को यकीन नहीं हुआ कि मैजिक एनालिसिस रूम असुमा की सारी चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता है। असुमा फिर लिली से कहा कि शान उसे स्कूल के लिए मुसीबतखोर कह रहा है और लिली इसे साबित करती है। उसे वो खबर दिखाकर जिसमें शान के साथ उसकी लड़ाई की जानकारी होती है। शान ने प्रेस को बताया था कि उसे असुमा से बदला लेना है, जो अभी अकादमी को तबाह कर रहा है। असुमा जब ये खबर पढ़ता है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये देखकर लिली हैरान रह जाती है। उसे असुमा की हिम्मत पर यकीन नहीं होता, क्योंकि शियोन जापानी जादुई तलवारबाजी का मास्टर है और उन दुर्लभ धातु खानों का वारिस है जो स्मार्ट रॉड्स बनाती हैं। असल में उसके अकादमी को दिए गए दान अरबों में हैं, इसलिए अकादमी में कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लिली असुमा से कहती है कि भले ही वह सही हो, जनता की राय इस तरह से मैनिपुलेट कर दी जाएगी कि ऐसा लगे जैसे न्याय शियोन के पक्ष में है। असुमा कुछ पल के लिए इन सब बातों पर सोचता है और फिर सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। फिर वह लिली से पूछता है कि उसकी टाई
उस पर कैसी लग रही है। लिली उसकी आभा देखकर दंग रह जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि टाई बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद असुमा उठकर द्वंद्व युद्ध के लिए जाने लगता है। लिली हैरान रह जाती है कि ऐसा हो रहा है। उस लड़के में एक भी डर नहीं था, जिससे वो सोचने लगी कि क्या वो उसकी बात सुन तो रहा है या नहीं। मैदान जाते हुए वो ईशिया से टकरा गया और दोनों ने एक तरह की कोडेड नजरों का आदान प्रदान किया। इस बीच शियोन मैदान पहुंच चुका था और एलिट्स उसे चीयर कर रहे थे, कह रहे थे कि असुमा को चकनाचूर कर दे और खत्म कर दे। ये ज्यादा देर नहीं हुई कि असुमा भी आ गया। शियोन ने उसे भागे बिना आने के लिए सराहा और असुमा ने उस इशारे की कदर की। अचानक शियोन ने असुमा से पूछा कि वो कौन है। यह सवाल असुमा को चौंका देता है क्योंकि उसे लगता है कि शियोन ने उसे देख लिया है, कि वह एक पुनर्जन्मित प्राणी है। शियोन असुमा से कहता है कि वह मैच को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि असुमा ने किरियो और इसेजुया को हराया है, जो बिल्कुल भी किस्मत नहीं है। यही वजह है कि वह असुमा से पूछ रहा है कि वह कौन है, और इस सवाल के साथ वह भारी युद्ध की ऊर्जा भी दिखाता है। असुमा सारी धमकियों के बीच एक भी बार नहीं हिला और बस इतना कहता है कि वह असुमा है। शियोन यह देखकर प्रभावित होता है कि असुमा उसके इरादों से बिल्कुल भी डरा नहीं। उसे अपनी लड़ाई की शक्ति से दबा दे और उसे बता दे कि वह उसे कम आंकने का कोई इरादा नहीं रखता। शान उससे कहता है कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सामना करेगा और पूरी जोर से उसे कुचल देगा। असुमा मुस्कुराता है और कहता है कि यही तो वह चाहता था, और यकीन दिलाता है कि वह भी पूरा जोर लगाएगा जैसे ही रेफरी मैच शुरू करने वाला होता है। शियोन कहता है रुको। फिर शियोन असुमा से कहता है कि वह उसे दया दिखाने को तैयार है क्योंकि यह सम्मानित लोगों की रीत है। पोकाटा परिवार शान असुमा से कहता है कि अगर वह उसी वक्त अपना वापसी पत्र दे दे तो वह उसे डिफॉल्ट में नुकसान के साथ छोड़ने को तैयार है। इस तरह असुमा को चोट नहीं लगेगी, लेकिन यह अफसोस की बात होगी कि जो छात्र इकट्ठा हुए थे वे बेकार आ गए। शियोन पूछता है कि उसका फैसला क्या है और असुमा भी रेफरी की तरफ मुड़कर कुछ पूछता है। असुमा शियोन से पूछता है कि अगर वह मैच जीत गया तो उसकी रैंक क्या होगी। रेफरी बताता है कि शियोन फिलहाल एक एस रैंक छात्र है जबकि असुमा है एफ रैंक। इसका मतलब है कि अगर असुमा डुएल जीत गया तो उसकी रैंक एकदम रैंक तक बढ़ जाएगी। ये सुनकर असुमा शियोन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अगर वह अपनी रैंक एफ से एस तक बढ़ाने को तैयार है तो वह मैच से पीछे हटने को भी तैयार है। असुमा आखिर में शान से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह खुद भी चोटिल होने से बच जाएगा। जैसे ही ये बात कहता है शियोन का गुस्सा पूरे कमरे में फैल जाता है। शियोन असुमा से कहता है कि बहुत समय हो गया जब किसी ने उसके सामने अपनी राह से हटकर बात की हो। उसके साथ असुमा की इतनी बदतमीजी के चलते शियोन उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे वो माफी मांगे या रोए, वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। असल में वो असुमा को पूरी तरह से कुतर देने के लिए तैयार है। असुमा उसे और चिढ़ाते हुए कहता है कि आ तो सही, कोई दिक्कत नहीं। शान गुस्से में रेफरी से कहता है कि मैच शुरू करो, और चूंकि शियोन उसका पुरानी जिंदगी से आया अधीनस्थ है, असुमा जानता है कि वो खुद को रोक नहीं पाएगा और हार भी सकता है। इसलिए असुमा शुरू से ही पुरानी ताकत वाली जादू की पूरी शक्ति लगाने की योजना बनाता है। असुमा अपना जादू का गोला सामने लाता है। पूरा कमरा हैरान था क्योंकि उन्होंने असुमा जैसा मैजिक सर्कल पहले कभी नहीं देखा था। असुमा ने फिर शियोन पर मैजिक ब्लास्ट फेंका, लेकिन वो उससे पहले ही रोक लिया गया। पता चला कि शियोन ऑटो इंटरसेप्ट अर्थ एलिमेंट की मैजिक इस्तेमाल कर रहा था। असुमा को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसका पुराना खुद भी इसी तरह लड़ता था। शियोन ने असुमा से कहा कि उसकी अज्ञात मूल की मैजिक उस पर काम नहीं करेगी। शान अपनी तलवार पकड़ता है और असुमा से कहता है कि वो एक ही बार में लड़ाई खत्म करने को तैयार है। असुमा चौंक गया, तलवार से दूर कर दिया क्योंकि ये दोनों एक तेज छड़ी और एक असली तलवार की तरह काम कर रहा था। असुमा शॉन को अपनी चाल बनाते देख रहा था और उसने समझ लिया कि शॉन की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है। असुमा प्रभावित हुआ और उसने खुद को तैयार किया कि वोशी की अटूट सीमा को तोड़ेगा। शॉन के लिए असुमा एक अनियमित म्यूटेशन था जो कहीं से अचानक सामने आया था। वो उसे एक गंदा झंझट समझता था जो स्कूल की शांति को खराब करता है, इसलिए वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शॉन को पूरा भरोसा था कि असुमा में वो काबिलियत नहीं है, वो उसके हमले को रोक देता है। और यहाँ तक कि सारे स्टूडेंट्स भी शियन के फिनिशिंग मूव को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। असुमा के लिए और भी बुरा यह है कि शान की जादू से वो फंस जाता है, जिसे वो बच नहीं पाता। जैसे ही शियन को पता चलता है कि असुमा फंसा हुआ है, वो अपनी चाल चलता है। मुन हैरानी से देखता रहता है, सोचता है असुमा अब क्या करेगा, क्योंकि शियन की स्लैश इतना तेज है कि वो दुनिया की सबसे मजबूत चीज को भी काट सकता है। जैसे ही स्लैश असुमा की तरफ बढ़ता है, असुमा अपनी टाई उतारता है और कहता है कि अब वो अच्छा लड़ना छोड़ रहा है। फिर वो एक सख्त करने वाला जादू करता है, टाई को पकड़कर उसे एक पक्का पत्थर जैसा बना दिया। इसके साथ ही उसने शियान के हमले को रोक दिया और उसे तोड़ भी दिया। ये देखकर शियान और कमरे में मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि असुमा ने सिर्फ एक टाई से शियान की घातक तकनीक को रोक दिया।
शियान ने भी एक गायब होने वाली जादू सक्रिय की ताकि वो उसे रोकने वाली जादू की पाबंदी से बच सके। जैसे ही वो आजाद हुआ, असुमा गायब हो गया, जिससे शियान की रीढ़ में सेरन दौड़ गई। इस बीच असुमा पलटवार की तैयारी कर रहा था और शियान इस सोच से ही घबरा गया। असुमा कहीं नजर नहीं आ रहा था तो शियोन अपने स्पेशल पावर को मजबूत कर रहा था ताकि हमले के लिए तैयार हो सके। तभी असुमा अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया और जैसे ही वह वार करने वाला था, ऑटो इंटरसेप्ट सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया। नीचे से एक विशाल हाथ उभरा और असुमा के हमले को रोक दिया, जिससे शियोन को पूरा मौका मिला कि वह असुमा की तरफ एक वार कर सके। लेकिन असुमा उस वार से बच गया और अपनी तलवार फेंक दी। फिर शियोन का पीछा करने लगा। शियोन को लगता था कि असुमा जो कुछ वो कर रहा है उससे वो खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा है, लेकिन असुमा उसे चौंका देता है जब वह अपना पार्टिकल डिसिपेशन जादू चालू रखता है। इससे रास्ते में जो भी अड़चन हो सकती थी सब खत्म हो जाती है। जब असुमा श्योन की तरफ बढ़ता है, जैसे ही वह श्योन तक पहुंचता है, वह एक और तलवार निकालता है और जोर से श्योन पर वार करता है। लिली ये देखकर हैरान रह जाती है और उसे एहसास होता है कि असुमा ने दूसरी कड़ी भी रखी थी। श्योन असुमा की भारी ताकत के सामने खुद को संघर्ष करते हुए पाता है, लेकिन असुमा उसकी हिम्मत की तारीफ करता है कि वह टिके हुए है क्योंकि उसने लड़ाई बस एक वार में खत्म करने का प्लान बनाया था। शियो भी मानता है कि असुमा उसके डोमेन के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला शख्स है और इसी वजह से वह अपनी सीक्रेट तलवार की तकनीक पहली बार दिखाने वाला है। तभी शियो अपनी जादुई तलवार धुंधला पूरा चांद बाहर निकालता है जो तेज रोशनी छोड़ती है। असुमा उसे रोक नहीं पाता और शान के सीने में सीधा वार लग जाता है। मुन मुस्कुराती है क्योंकि ये एक ऐसी तलवार की तकनीक है जो बाधित करने वाली जादुई तलवार और छेद करने वाली जादुई तलवार को मिलाती है, और ये कुछ ऐसी चीज है जिसे वह भी बच नहीं सकती। वार वो सीधे उसके सीने में घुसा, जिससे असुमा के शरीर में परमाणु ऊर्जा की लहर दौड़ गई। असुमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और लिली दर्द और निराशा में चिल्लाने लगी। असुमा बेहोश था तो शियोन को डर लगने लगा कि असुमा मर गया क्योंकि उसने हमला बहुत ज्यादा ताकत से मारा था। शियोन रेफरी से कहता है कि असुमा की हालत देखो और वो जल्दी से उसके पास जाता है। श्यान पहले ही इस बात के लिए तैयार था कि असुमा की मौत का सजा वह भुगत लेगा, जैसे कि ये बस एक गलती थी। अचानक असुमा फिर से खड़ा हो गया। उसके पैर ज़ोंबी की तरह चल रहे थे और इस बीच वो डरावना भी लग रहा था। श्योन हैरान था क्योंकि असुमा को उसकी जादुई तलवार की गुप्त तकनीक सहन नहीं करनी चाहिए थी। असुमा फिर श्योन से कहता है कि शुरुआत से ही वो गलत था क्योंकि उसे लगा था कि वो पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन सच में वो अनजाने में श्योन को कमतर समझ रहा था। पर अब जब वह वापस आ गया है, असुमा तैयार है शियोन से सीरियस होने के लिए। असुमा शियोन की तरफ बढ़ता है और शियोन घबरा जाता है क्योंकि वह फिर से अपनी गुप्त तलवार तकनीक इस्तेमाल करने को तैयार हो रहा है। असुमा जानता था कि उसके शरीर की मैना जबरदस्त है, लेकिन स्टैमिना में कोई दिक्कत नहीं। उसे समझ आ गया कि पहले शियान से जो चोट लगी थी वो बहुत खतरनाक थी और ज्यादा समय गंवाए बिना लड़ाई जल्दी खत्म करनी है। असुमा ने सोचा कि मैजिक सर्किट्स में मैना को इतना सिमटाएगा कि वह अपनी शारीरिक ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ा सके। भले ही ये उसका पहला मौका था, पर उसने आसानी से ये कर दिखाया और उसका शरीर जोर जोर से चमकने लगा। असुमा खुश था कि उसे एक मजबूत दुश्मन से लड़ना पड़ा, विपक्षी, क्योंकि इसने उसे सीधे युद्ध भूमि पर निर्माण और प्रयोग में लगवा दिया है। जब असुमा यह सब सोच रहा होता है, तभी शियोन इसे एक मौका समझकर उस पर हमला करने की योजना बनाता है। शियोन आखिरी वार करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले असुमा उसके पीछे प्रकट हो जाता है। शियोन उसकी इतनी तेजी देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि एक इंसान इस तरह की रफ्तार कैसे हासिल कर सकता है। फिर भी उसे लगता है कि उसके पास एक गुप्त हथियार है और वह अपना परिचित प्राणी बुलाता है। उसका परिचित प्राणी असुमा के पैर पकड़ने के लिए नीचे से अचानक निकलता है। शियोन असुमा पर हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने असुमा की हरकतें रोक ली है, लेकिन असुमा ने सबको चौंका दिया जब उसने सिर्फ एक हाथ से अपने फेमिलियर को खींच लिया। असुमा उसे ऐसे दूर फेंक देता है जैसे कागज हो, फिर एक जादू की छड़ी से खत्म कर देता है, जिससे पूरा कमरा हैरान रह जाता है। असुमा शियोन से कहता है कि अब उसका ऑटोमेटिक इंटरसेप्शन का ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि उसने उसका फेमिलियर मार दिया है। ये देखकर शियोन कांप उठता है और असुमा की तरफ देखता है। वो उसकी तरफ चलता है और कहता है कि अब खत्म हो गया। शियोन, जो कि जापान का सबसे बड़ा तलवारबाज माना जाता है, वो ये सब अपने सामने हो रहा देखकर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन हार मानने को उसका मन नहीं है और वो पूरी आवाज में चिल्लाता है ताकि अपनी आखिरी ताकत को बुला सके। करीब 3000 साल पहले आसुमा ने शियोन को देखा था जब वो एक नई जादू पर काम कर रहा था जो अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालता है। शियोन असुमा से कहता है कि इससे माने की मात्रा लगभग 10 गुना बढ़ सकती है। असुमा यह सुनकर वह प्रभावित हुआ,
लेकिन शो ने बताया कि इसका एक साइड इफेक्ट भी है। उसने कहा कि इसे इस्तेमाल करने पर कास्टिंग करने वाले का क्रूर पक्ष सामने आ जाएगा, इसलिए शोन मानता है कि इसे और सुधारने की जरूरत है। फिर भी उसने बताया कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यह एक खतरनाक प्रयोग होने वाला है। असुमा ने पूछा कि एक्सपेरिमेंट का विषय कौन है। तब शान ने असुमा को बताया कि उसके दिमाग में कौन है। यह सुनकर असुमा ने शियोन से कहा कि वह अपना काम जारी रखे और उसे भरोसा दिलाया कि वो अपनी नई जादूगरी पर भरोसा करने वाला है। अब वर्तमान में शियोन इस जादू को एक्टिवेट कर पाता है और उसका दूसरा रूप सामने आता है। वो पागल की तरह असुमा की तरफ कूदता है, वो उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार, यहाँ तक कि असुमा भी देख सकता है कि ये लड़का अपनी जादू की सर्किट को बूस्ट करके और अपनी शारीरिक ताकत को जबरदस्त बढ़ाकर पागलपन की हद तक तेज हो गया है। शियोन की पागल रफ्तार के चलते असुमा को लगातार पीछे कूदना पड़ता है और शियोन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि अब दौड़ना बंद कर दें। चाइन की विनाशकारी ताकत जब बेकाबू हो जाती है तो असुमा समझ पाता है कि वो क्या कर चुका है। वो अपने 3000 साल पुराने पोटेंशियल को जगाने में सक्षम हो गया। उसे समझ आ गया कि बाकी लोग भी जब अपने सबसे मुश्किल हालात में थे तब उन्होंने भी ऐसा ही किया। फिर भी असुमा को नहीं लगता कि शियोन अब भी उसके लिए खतरा है। थोड़ी देर बाद शियोन असुमा को कोने में घेर लेता है, जो उसकी शुरू से ही योजना थी। असुमा इस बात से प्रभावित होता है कि पागल हालत में भी शियोन अपनी चालें सोच समझकर चला रहा है। शियोन खुश है कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो गया और वह असुमा से कहता है कि अब वो आखिरी बार करने वाला है। गुप्त तकनीक ये एक ऐसी तकनीक है जो एक ही वार में मार देने वाली जादुई तलवार हेजी न्यू मून की कई तीर चलाती है। असुमा परेशान है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या वह इस तकनीक के सीधे हमले को झेल भी पाएगा या नहीं। इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद भी असुमा सोचता है कि वह अभी भी ऊपर है। फिर असुमा समझ जाता है कि उसे शियोन की गुप्त तकनीक को रोकना होगा। इसके लिए असुमा एक जादुई गोला बनाता है जो शियोन के हमलों की बारिश को रोक सके। ये जादुई गोला एक विशाल त्रिआयामी लेंस की तरह बन जाता है और शियोन का पहला हमला उस विशाल लेंस को छूता है जो असुमा ने रखा था। शान ने मैजिक सर्कल में जो एनालिटिकल स्किल डाली थी, उसके अलावा उसने उसमें एक नया तरीका भी जोड़ा था। टच टारगेट को अपने आप एनालाइज करने के बजाय ये सीधे असुमा को कच्ची और खुली जानकारी भेज देता था। फिर असुमा अपने दिमाग में सुपर कंप्यूटर को रेफरेंस बनाकर हाई स्पीड एनालिसिस करता है। इस कंप्यूटर की मदद से वो लगभग लाइट की स्पीड के करीब जानकारी प्रोसेस कर पाता था। इसकी वजह से शान की तेज तलवार भी धीमी लगने लगती थी। वे कोई भी तरीका नहीं है कि वे प्रकाश की गति को हरा सके। इसे समझाने के लिए आसुमा ने ये सब सिर्फ 0.1 सेकंड में पूरा कर लिया। जैसे ही वह खत्म करता है, वो शियन के हमलों को रोक देता है और पलटवार करता है, जिससे एक लहर बनती है जो शियन को पीछे धकेल देती है। हालांकि शियन फिर से खुद को संभालता है और असुमा का पीछा करता है, लेकिन आसानी से हमला ब्लॉक कर लिया जाता है। असुमा अपनी तलवार पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। फिर शियन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। असुमा अपनी तलवार शियन की तरफ ताने रहता है, उसे हथियार डालने के लिए कह रहा था या फिर सबसे भयानक तरीके से चाकू मारने को। जब शियोन को समझ आ गया कि अगर वो बहादुरी या जिद्दीपन दिखाता रहा तो खुद को मारवा बैठेगा, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था, बस सरेंडर कर देना। असुमा फिर उससे मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या उसने आखिरकार अपनी जगह समझ ली, चूंकि वह पहले ही हार चुका था। श्यान असुमा से पूछता है कि उसने उसकी चाल कैसे भांप ली, क्योंकि ये मानव दिमाग के बस की बात नहीं है। असुमा मुस्कुराता है और उसकी उलझन समझ जाता है। फिर वह बताता है कि उसने एक सिद्धांत लगाया था। क्वांटम कंप्यूटर जो जादुई विश्लेषण के अंदर होता है, वो उसके दिमाग में घूम रहे मना को बढ़ाने में मदद करता है। शियोन ये सुनकर हैरान होता है और असुमा कहता है कि विज्ञान असल में प्राचीन जादू के साथ काफी अच्छा काम करता है। हालांकि आसुमा उसे ये भी बताता है कि उसने ये काउंटर मेजर्स एसिजिया की वजह से ही विकसित कर पाए। लड़ाई में आने से पहले ईसुआ ने असुमा से कहा था कि शियोन के अंदर एक आक्रामक दूसरी पर्सनालिटी है। उसने बताया कि उसकी एक नरम स्वभाव वाली सामान्य पर्सनालिटी है और दूसरी आक्रामक। उसने असुमा से कहा कि वह इसे रोकने की कोशिश करे। उसने अपनी सुरक्षा ढीली तब तक नहीं की जब तक उसने अपने दूसरे रूप को हरा नहीं दिया। शियोन मानने से इनकार करता है कि कोई आम जादूगर ऐसा कर पाएगा और असुमा मुस्कुराते हुए कहता है कि वह आम जादूगर नहीं है, बल्कि एक ग्रैंड मेज है। इस बीच छात्र खुशी से झूम उठते हैं और असुमा की जीत का जश्न मनाते हैं और स्टैंड से लिली बेहद गर्व महसूस कर रही थी। लड़ाई के बाद शोन की बिना रंग वाली हार की खबर तेजी से फैल जाती है और वे जानते हैं कि ये इतिहास में दर्ज होने वाली बात है। आने वाली पीढ़ियों के लिए असुमा को शियोन को हराने के लिए उसकी इनाम भी मिला और उसे एक ऐसी रैंक पर प्रमोशन दिया गया जिसमें कुछ खास फायदे थे।
जैसे मैजिक एनालिसिस रूम में ज्यादा समय बिताने की अनुमति। असुमा खुश था कि अब उसे हर दिन इस रूम का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इससे उसका मिशन भी और तेजी से पूरा होगा। असुमा बड़ी बेसब्री से उस क्वांटम कंप्यूटर से बनने वाली चीजों का इंतजार कर रहा था। उसी दिन बाद में असुमा घर लौट आया और उसे एहसास होता है कि उसकी पुनर्जन्म को एक हफ्ता हो गया है और आधुनिक युग के बारे में उसकी समझ गहरी हो गई है। उसने धरती के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है और ये जाना है कि करीब 3000 साल पहले और आज के बीच सांस्कृतिक तौर पर एक हुआ था। असल में कुछ चीजें प्राचीन काल से आधुनिक समय तक चली आईं, तो कुछ नहीं का स्रोत महाप्रलय कहा जाता है। इसके चलते जादू कमजोर हुआ और विज्ञान ने विकास किया। अस्सुमा खुश है कि ये सिर्फ कमजोरी थी, पूरी तरह खत्म नहीं हुई, पूरी तरह खत्म कर दिया गया। प्राचीन जादू अब एक अल्पसंख्यक बन गया था और इसे एक संप्रदाय की तरह माना जाने लगा था। लेकिन बाद में विज्ञान की ताकत की वजह से ये फिर से चर्चा में आया। इसे वैज्ञानिक शक्ति के जरिए आधुनिक जादू में बदला गया, जिसे मूलतः कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि प्राचीन जादू में इस्तेमाल करने के लिए खास प्रतिभा चाहिए होती थी। और बात को समझाने के लिए वो राज्य जिसने बहुत पहले असुमा से धोखा किया था अब खत्म हो चुका है। हालांकि असुमा जब अपने 3 पुराने अधीनस्थों से मिला तो उसने पता लगाया कि म्यूने भी कहीं यहाँ आसपास है। अकादमी असल में उसे लगता है कि जो राजा ने उसे पहले धोखा दिया था वही अब आधुनिक युग में भी मौजूद है। तभी असुमा का सेट किया हुआ अलार्म बजता है और असुमा को याद आता है कि उसे एक रिपोर्ट पर काम करना है जिसकी डेडलाइन है। असुमा समझता है कि युवा असुमा उस चीज पर काम कर रहा था जिसे उसने प्राचीन समय में बनाया था, चूंकि वही सब कुछ का जनक है। असुमा को पूरा भरोसा है कि वह इसे जल्दी ही पूरा कर लेगा। फिर उसकी नजर मेज पर रखे एक नोट पर पड़ती है जो खोलने पर उसे पता चलता है जिसमें लिखा हुआ सब कुछ स्याही से ढका हुआ था। फिर असुमा अपनी जादूगरी से उस स्याही को मिटाता है और उसे देखकर हैरानी होती है कि वो एक बकेट लिस्ट है। ये वो चीजें हैं जो असुमा अपनी मौत से पहले पूरी करना चाहता था। अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है, वो है अपनी लंबे समय से खोई हुई फैमिली से मिलना। तभी असुमा को एहसास होता है कि जवान असुमा की ख्वाहिश बदला नहीं बल्कि परिवार था, क्योंकि जवान असुमा अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बूढ़ा असुमा उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता है। अगले दिन असुमा वहां पहुंचता है। एकेडमी में वो बिल्कुल सही स्टूडेंट की तरह दिख रहा था और उसकी चाल ढाल से सबका ध्यान खींच रहा था। जब वो स्कूल में चलता है तो सारे स्टूडेंट्स हैरान हैं कि उसने अचानक से इतना बदलाव कैसे कर लिया। पहले वो स्कूल का कचरा था, लेकिन अचानक से वो एक सेलिब्रिटी बन गया और उसके पीछे इजुया भी घूम रहा है। और सबसे खास बात यह है कि वो एक रंगीन जादूगर है। फिर इजुया उसे बताता है कि उसने एस फोर छोड़ने के लिए आवेदन दिया है ताकि वो लोग एक नई ग्रुप बना सकें। इसके अलावा इजुया उसे यकीन दिलाता है कि वे क्लब रूम जरूर हासिल कर लेंगे। असुमा उसकी मेहनत से खुश होता है और उसकी हर काम की तारीफ करता है। अचानक छात्र प्रेस उनके ऊपर अचानक हमला कर देती है, जिन्होंने असुमा के बारे में अच्छी रिसर्च कर रखी होती है। वे उसकी खूबसूरती की बात करते हैं और कैसे उसने एस फॉर मेंबर्स को हराया है। प्रेस के लोग असुमा का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें अनदेखा करते हुए निकल जाता है, जिससे प्रेस वाले पूरी तरह शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर भी प्रेस वाले हमेशा जिद्दी होते हैं और इसी वजह से वे असुमा का पीछा करते रहते हैं। दूसरी तरफ इजुया असुमा को उसकी क्लास के दरवाजे तक छोड़ता है और फिर चला जाता है। जैसे ही असुमा बैठने वाला होता है फिर से प्रेस के लोग आ जाते हैं। असुमा साफ कहता है कि वह प्रेस के सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन वो महिला बहुत जिद्दी है। वह असुमा को भरोसा दिलाती है कि तब तक नहीं जाएगी जब तक असुमा उसके सवालों का जवाब नहीं देता। जब असुमा समझ जाता है कि लड़की बहुत जिद्दी है तो वह कहता है कि उसे लिली से बात करनी होगी, क्योंकि वह उसकी सचिव है। लिली यह सुनकर हैरान हो जाती है। असुमा प्रेस को बता देता है कि उनसे बात करने से पहले उन्हें लिली से इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन वो कहता है कि क्लास चल रही है इसलिए स्कूल के बाद बात करना। लड़की ये सुनकर खुश होती है और असुमा से वादा करती है कि वो सवालों के लिए वापस आएगी। वो चली जाती है तो असुमा लिली के कान में धीरे से कहता है कि वो उसकी मदद के लिए जरूर कुछ लौटाएगा। थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आता है। असुमा मीनवाइल सोच में डूबा रहता है कि जब से उसकी जिंदगी बदली है मशहूर, उसे एहसास होता है कि उसे एक ऐसा गुप्त जगह सुरक्षित करनी होगी जहां वह आराम से रह सके। इसी बीच लिली इस बात से हैरान है कि असुमा उस पर कितना निर्भर रहा है। इससे वह फिर से सोचने लगती है कि असुमा का प्रेमी कौन होगा। बाद में असुमा अपनी रोज की छात्र जिंदगी में व्यस्त रहता है और वह एक तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है जहां वह पहला आता है। उसकी जीत को खास बनाता है ये कि उसने जादू का इस्तेमाल तक नहीं किया और उसने 35 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया। असुमा भी देखो, वो धीरे धीरे अपने शरीर के साथ अच्छी तरह एडजस्ट हो रहा है, लेकिन साथ ही उसे पता है कि अपनी ताकत ज्यादा दिखानी नहीं,
क्योंकि वो अलग नजर आएगा। असुमा बस यही दुआ कर सकता है कि इसिजुया की क्लब रूम के लिए की गई एप्लीकेशन सफल हो जाए। पूल छोड़ने के बाद वो बाथरूम जाता है ताकि साफ हो सके। चूंकि तैराकी की क्लास दिन की आखिरी क्लास है, वो सोचता है कि इसिजुया से बात करने के बाद मैजिक एनालिसिस रूम में भी जाकर देखेगा। अचानक उसके सामने एक अजीब आकृति दिखती है जो कि निकलती है। लड़की उसे समझ आने से पहले लड़की पास आकर पता चलता है कि वही मुने है और वह असुमा से कहती है कि वो उसे गहराई से जानना चाहती है। असुमा तुरंत सतर्क हो जाता है क्योंकि वह देख सकता है कि उसके सामने वाली कोई आम लड़की नहीं है। असुमा शांत बने रहने की कोशिश करता है और मुने से कहता है कि वह अभी पुरुषों के बाथरूम में है, लेकिन मुने तर्क देती है कि वह सही जगह पर है। असुमा फिर कहता है कि वह यहाँ से चली जाए इससे पहले कि बाकी लड़के आकर उसे ढूंढे, पर वह असुमा को बता देती है कि वे दोनों ही वहां थे। असुमा मुड़ा और समझा कि सब कुछ पहले से ही अलग है, यहाँ तक कि छात्र भी गायब थे और उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह सोचने लगा कि कहीं ये कोई जादुई हमला तो नहीं है, लेकिन असल में उसे पता चल गया कि वो एक खतरनाक स्थिति में है। उसने सोचा कि स्थिति को बेहतर समझना जरूरी है और इसके लिए उसने ये फैसला किया कि अपने और मुने के बीच दूरी बनाना सही रहेगा। असुमा तेजी से दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही वो लॉकर रूम से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, अचानक उसे मुने की आवाज सुनाई दी। उसके पीछे ये देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। सोचता है कि असल में क्या हो रहा है। उसे ये समझ नहीं आता कि वो उसे कब पकड़ पाई। अचानक मुन उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि कुछ कपड़े पहन ले क्योंकि उसका शरीर बहुत लुभावना लग रहा है। असुमा उसे अनदेखा करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि असल में क्या चल रहा है। पहले तो उसे लगता है कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक हो सकता है, लेकिन जब उसे कोई मंत्र का निशान नहीं मिलता तो वो उस सोच को छोड़ देता है। फिर वो समझदारी दिखाते हुए उसके खेल को समझने की नाकाम कोशिश करने का फैसला करता है। कपड़े पहनते हुए मुन ने देखा कि असुमा सावधानी से खड़ा है, तो उसने उसे शांत रहने को कहा क्योंकि अगर वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो कर चुकी होती। उसने असुमा से कहा कि वो बस चाहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जाने उससे पहले कि वो कोई फैसला ले। असुमा इस बात से उलझन में था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ जानने से क्या मतलब है। जब मुन ने पक्का कर लिया कि उसने असुमा के दिल में काफी डर भर दिया है, तो उसने आखिरकार खुद का परिचय दिया और असुमा से कहा कि वो एक आइडल है जिसके 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसने अपना परिचय दिया। वो खुद को सबसे फैशनेबल अंदाज में पेश करती है, लेकिन असुमा पर इसका कोई खास असर नहीं होता। वो बस उसे बेरुखी से घूरता रहता है। अंदर ही अंदर वो उसके हर मूव को समझने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे 3000 साल पहले के उसके अंदाज याद है। असुमा जानता है कि अगर वो मुन के रहस्य को नहीं समझ पाया तो उसके लिए कितनी बड़ी खतरा है। चूंकि उसे कोई प्राचीन जादू का निशान नहीं दिखता, वो सोचता है कि शायद मुन ने पुनर्जीवित होने के बाद कोई नया जादू सीख लिया है। मुन जल्दी ही असुमा की टेंशन को महसूस कर लेती है और वो उसे सच बता देने का फैसला करती है अपने बारे में। यही असल वजह थी कि वो उसके साथ अकेले रहना चाहती थी। मुन ने शुरुआत की कुछ जानवरों के उदाहरण देकर, जैसे कि प्रेइंग मेंटीज जो अपने नर साथी को हमेशा खा जाती हैं। उसने कहा कि दुनिया में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने नर साथी को खा जाती हैं और वो इसे बेकार और बेवकूफाना व्यवहार मानती है। फिर मुन ने बताया कि वो खुद एक ऐसे मजबूत मर्द के द्वारा दबाई और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना चाहती है, लेकिन वो किसी कमजोर आदमी को नहीं चाहती क्योंकि वो एक ताकतवर आदमी के अधीन रहना चाहती है। उसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। वह कहती है कि उसे आसुमा से एक खास खुशबू आ रही है जो कि S4 के बाकी तीनों मेंबर्स को हराने में कामयाब रहा। अचानक वह कहती है कि आसुमा एक साइंटिस्ट है। आसुमा यह सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों सोचा। मुन मानती है कि वे दोनों बराबर हैं और इसलिए वह उसकी ताकत जांचना चाहती है। वह आसुमा के बहुत करीब से एक वार करती है जो उसके बाल काट देता है। यह देखकर आसुमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है क्योंकि वह जानता है कि वह अगर वह कट का एहसास नहीं कर पाता तो मर जाता। ये सोचकर वह कांप उठा क्योंकि वह मानना नहीं चाहता था कि उसकी रफ्तार शोन की तलवार की चोट से भी तेज है। असुमा ने इस सोच को खारिज कर दिया और कहा कि इसके पीछे कोई और चाल है। मुने ने असुमा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि उसे निराश मत करो और असुमा ने आखिरकार खुद को संभाला और मुने के रहस्य को सही से सुलझाने की ठानी। असुमा अपने आस पास का जायजा ले रहा था और सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी बांह पर वार हुआ। मुन ने हमला किया, उसे पता भी नहीं चला कि एक और वार उसके पैर पर लग गया। मुन ने उससे कहा कि अगर वो उसे हरा पाता है तो वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया कि अगर वो उसके एक उंगली तक को छूने में नाकाम रहा तो वो उसे मार डालेगी। फिर उसने कहा कि अगर वो नहीं चाहता कि वो उसे मारे तो वो उसके सामने झुककर उसके पैर छू सकता है। मुन ने कहा कि असुमा जैसे सैडिस्ट को तोड़ना उसके लिए खुशी की बात होगी। ये सब कहते हुए असुमा चुप रहा और मुन ने बात जारी रखी
उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना। मुन असुमा का मजाक उड़ाती है और उससे पूछती है कि क्या वो इतना डरता है कि कोई कदम नहीं उठा पा रहा। वो कहती है कि वह पूरी तरह निराशाजनक है। वह असुमा की लड़ाई से इनकार करने की वजह से अपनी निराशा भी जाहिर करती है। असुमा आखिरकार चुप्पी तोड़ता है और मुन सोचती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगना चाहता है, लेकिन असुमा उससे कहता है कि वो गलत समझ रही है, क्योंकि वह बस ये बताना चाहता है कि वह कभी अपनी जान के लिए घुटने नहीं टेकेगा या भीख नहीं मांगेगा। फिर असुमा कहता है कि उसे मुन पसंद भी नहीं है, और ये बात सुनकर मुन का दिल घबराता है। गुस्सा उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। असुमा ने कहा कि उसकी सारी बातें मजबूत मर्दों और दबदबे की उसे कोई परवाह नहीं है। फिर असुमा ने साफ कह दिया कि उसे किसी प्रेमिका की जरूरत नहीं है। असुमा ने मोने का मजाक उड़ाया कि उसे लगता है वो उसे नियंत्रित कर पाएगी, और बताया कि वो दोनों अलग ही लेवल पर हैं, क्योंकि वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर मुने गुस्से में आ गई और असुमा से कहा कि अगर वह सच में कुछ कहता है तो स्थिति पलट कर दिखाए, क्योंकि एक ऐसा मर्द जो उसे प्यार नहीं कर सकता, उसके रहने का कोई कारण नहीं है। वह गुस्से में आसुमा पर एक जादुई हमला करती है और वह पहले हमला को रोक लेता है, लेकिन मुन एक और वार करती है जो उसके सीने पर गहरा घाव कर देता है। फिर भी आसुमा चिंता में नहीं है, क्योंकि उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मुन भी महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आसुमा ने अभी तक पलटवार तक नहीं किया। तभी आसुमा एक जादुई घेरे को बाहर निकालता है और खुद को उस घेरे का निशाना बनाता है। मुन यह देख हैरान हो जाती है और सोचती है कि आसुमा पागल हो गया है, क्योंकि उसने वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। असुमा फिर मुनि पर हंसता है और कहता है कि वो पूरी बात गलत समझ रही है, क्योंकि ये दरअसल इस समस्या का उसका समाधान है। उसने मुनि के जाल को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है और ये ही एकमात्र रास्ता है। शुरुआत में असुमा फिक्र में था, क्योंकि उसे अजीब लगा कि खुद जैसे आर्च मैच को मुनि के हमले की दिशा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इसलिए उसने हवा में एनालिसिस स्किल से लैस अजय माइन लगा दी थी, जबकि मुनि उस पर हमला कर रही थी। वो परिस्थिति का जायजा लेते हुए एक चूक खोजने की कोशिश कर रहा था। पता चला कि एक खदान गलती से नष्ट हो गई थी, लेकिन इसी वजह से वह एक हमले को नोटिस कर पाया जो किसी दूसरी दिशा से आया था। उसे एहसास हुआ कि हमला इतना तेज था क्योंकि हमला तब हुआ जब वह अभी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। असुमा सोचने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मुन का हमला शोन जैसे तलवारबाज से भी तेज है। हालांकि असुमा उस चाल को समझने में कामयाब रहा। उसने देखा कि घड़ी नहीं थी, खराब काम कर रहा था, और उसकी जो समझ थी वो गलत थी। असुमा ने पता लगाया कि वो अभी एक ऐसी देरी वाली जादू के प्रभाव में है जो उसकी समझ को बाधित कर रही है। लेकिन समस्या ये थी कि म्यून ने खुद कोई जादू नहीं डाला था। असुमा ने फिर ये नतीजा निकाला कि कोई दूसरा जादूगर है जो हर वक्त ये जादू बना कर रखता है। अंत में उसने पता लगाया कि उसके शरीर से जुड़े कुछ कृत्रिम जीव हैं और वे सब म्यून के साथी हैं। जाहिर तौर पर म्यून ने उसने शावर को पानी से भर दिया था जिसमें उसके परिचित प्राणी मिलाए गए थे। पता चला कि जैसे जैसे ये परिचित किसी शिकार से चिपकते हैं, उनकी धारणा में देरी होने लगती है, जिससे उनकी जागरूकता धीमी पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, उसकी गति इतनी धीमी हो गई कि मुन की चाल उसके लिए बहुत तेज लगने लगी। लेकिन इस जादू से बचने के लिए उसे खुद पर ऐसा जादू चलाना पड़ता है जो उसे उड़ाकर किसी दिशा में भेज देता है। वैसे जिस दिशा में उसे उड़ाया जाएगा वही पलटवार की चाबी होगी। असुमा का जादू इस बीच आता है जब वह सोना रूम में उड़ता हुआ आता है और उसका शरीर आग पकड़ लेता है। इससे उसकी बॉडी से जुड़े सारे मुन के फेमिलियर्स जलकर खाक हो जाते हैं, लेकिन साथ ही उसकी शर्ट भी जल जाती है। असुमा समय देखकर पक्का करता है कि सब कुछ सही से हुआ है और समय का प्रवाह फिर से सामान्य हो गया है। असुमा मुस्कुराता है क्योंकि अब हालात उसके पक्ष में आ गए हैं। मुन डर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके जादुई जीव जलकर खत्म हो गए हैं, और उसे समझ नहीं आता कि उसने ये सब कैसे जान लिया। फिर भी वो सोचती है कि वो सुरक्षित है क्योंकि उसने उसकी दूसरी जाल को नोटिस नहीं किया। लेकिन असुमा उसे चौंका देता है, कहता है कि वह देख सकता है कि उसके शरीर पर भी वही जादुई जीवन रूप है। असुमा कहता है कि उनकी जादू की खासियत है तेजी और फुर्ती, जो असल में देरी और तेजी का मेल है। असुमा बताता है कि वह इन दोनों जादुओं के तालमेल से अपनी जाल बिछा पा रही है। जब मुन ये सुनती है तो पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि असुमा ने सब कुछ समझ लिया है। मुन फिर पहले हमला करने का फैसला करती है और वह एक बार करती है, तेज हमला किया, लेकिन अब ये आसुमा की समझ से मेल नहीं खाता। मुन अचानक आसुमा के पीछे आ जाती है और उस पर एक जबरदस्त जल लेजर छोड़ती है, लेकिन हमला लगते ही आसुमा गायब हो जाता है। अचानक आसुमा उसके पीछे प्रकट होता है और जब मुन भागने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि आसुमा ने उसके सभी बचने के रास्ते बंद कर दिए हैं। आसुमा उसे साफ बता देता है कि वह कहीं नहीं भाग सकती। फिर वह कहता है कि वो उसके चारों तरफ मौजूद पूरे मना को खत्म करने वाला है। आसुमा फिर
उस पर एक जोरदार जादुई हमला किया जिसने उसकी मना को चकनाचूर कर दिया और उसे पूरी तरह असहाय छोड़ दिया। मुने घुटनों के बल गिर गई और दहशत में देखती रही कि उसकी मना हवा में उड़ रही है। असुमा उसके पास आकर बोला कि मैच खत्म हो गया है और अब और विरोध मत करो। अचानक आसुमा ने कुछ अजीब देखा। उसने महसूस किया कि मुने असल में एक लड़का है और उसने उससे पूछा कि क्या यही बात वह कह रही थी जब उसने कहा था कि वह पुरुषों के वॉशरूम में सही जगह पर है। मुने ने सच स्वीकार किया और वो कहती है कि वह अपने शरीर का आकार अपने अंदर के पानी को कंट्रोल करके बदल सकती है। लेकिन क्योंकि मना खत्म हो चुका है, उसकी असली शक्ल सामने आ गई है। फिर भी वह असुमा को बताती है कि एक ताकतवर आदमी के अधीन होने का उसका एहसास झूठ नहीं है। मुन असुमा से कहती है कि वह उस पर हंस सकता है, लेकिन असुमा उसे चौंका देता है जब वह उसके ऊपर तौलिया डालता है। असुमा उससे माफी मांगता है, कहता है कि उसके कपड़े फाड़ना उसकी मंशा नहीं थी। मुन हैरान रह जाती है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती जब असुमा उसके सामने झुककर माफी मांगता है। फिर वह उससे पूछता है कि वह उसे लड़की की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है और असुमा बताता है कि जेंडर का कोई जेंडर नहीं होता। असल में वो उसकी स्मार्ट रॉड ठीक करने में मदद करने को तैयार है। और असुमा मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने उसके अटैक को कैसे भांप लिया। मुन का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि असुमा एकदम जेंटलमैन है। असुमा फिर उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि अगर वह उसे हरा पाया तो वह जो चाहे उसके हवाले हो जाएगी। चूंकि वो उसे हरा चुका है, वह कहता है कि उसके पास उसके लिए एक ऑर्डर है। असुमा कहता है कि वह उसके कुछ मकसद है जो वो अकादमी में पूरा करना चाहता है और उसे उसकी जादू डिजाइन की टैलेंट चाहिए क्योंकि वो कमाल की है। फिर असुमा अपनी बात साफ करता है। वो मुन से कहता है कि वो चाहता है कि वो एस फॉर छोड़कर उसकी टीम में शामिल हो जाए। मुन उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि उसे मुन पसंद नहीं है। असुमा मानता है और कहता है कि असल में उसे मुन पसंद नहीं है, लेकिन उसे ये बात अच्छी लगती है कि मुन बेफिक्र है। हालांकि असुमा मुन से नफरत भी नहीं करता और ये बात सुनकर मुन का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। फिर असुमा सुझाव देता है कि वे कोई भी आने से पहले एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म ले लेना। वो उसे ये भी बताता है कि उनके पास कुछ बातें हैं जो उन्हें डिस्कस करनी है, जैसे कोई बहुत ज्यादा उत्साहित बच्चा हो। मुने उसकी महानता को मानते हुए उसे सुरासुमा कहता है। बाद में अकादमी के हेडमास्टर को उनके ऑफिस में उनका फैमिलियर मिलता है। हैरानी की बात यह है कि वो बिल्कुल उसी तरह दिखती है जैसे 3000 साल पहले का राजा। वो अपने फैमिलियर से पूछता है कि क्या उसने उसके लिए कोई काम की जानकारी इकट्ठा की है। फैमिलियर फिर अपनी खोजों को स्क्रीन पर दिखाता है। फैमिलियर लड़ाई को कैप्चर करने में सफल रहा। आसुमा और मुन के बीच की बात सुनकर प्रधानाचार्य हैरान रह जाता है। जैसे ही वह आसुमा को देखता है, उसे एहसास होता है कि उसने उसे कहीं पहले देखा है। उसे याद आता है कि असुमा ने कुछ समय पहले खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से जागने के बाद उसने कुछ पागलपन भरे कदम उठाए हैं। ध्यान से देखने पर प्रधानाचार्य जल्दी ही समझ जाता है कि असुमा वही असुमा है जो 3000 साल पहले था। वह ये भी पता लगाता है कि युवा असुमा की आत्महत्या की कोशिश ने पुराने असुमा को उसके शरीर में पुनर्जन्म लेने का मौका दिया। प्रधानाचार्य यह जानकर हैरान रह जाता है कि आसुमा इस युग में पुनर्जन्म हुआ और उसने ये निश्चय किया कि जो भाग्य की जंजीर उन्हें बांधती है वो बन चुकी है, लेकिन वह तैयार है इस जंजीर को काटने और असुमा से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने के लिए। हेडमास्टर अपने परिचित की काम से खुश है और उसे इनाम में स्वारागी कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई एक उच्च गुणवत्ता वाली जादुई पत्थर देता है। परिचित खुशी खुशी जादुई पत्थर लेता है और उसे ग्रहण कर लेता है। कुछ समय बाद आसुमा क्लास में अपने नोट्स पढ़ते हुए दिखाई देता है, जबकि शिक्षक दर्शनशास्त्र और पायनियरों के बारे में बात कर रहा होता है। सोक्रेटिस जैसे दार्शनिक की बात कर रहा था। ऐसा लगता था कि टीचर बस अपना समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि पूरी क्लास की नजरें उस स्टाइलिश असुमा पर टिकी थी। उसी वक्त लिली को प्रेस क्लब से मैसेज आता है कि वे उस दिन चाहे कुछ भी हो असुमा का इंटरव्यू करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो गई और टीचर बस खुश था कि सब बिना किसी दिक्कत के खत्म हो गया। फिर लिली उससे कहती है कि उसे प्रेस क्लब के बारे में उससे बात करनी है। असुमा समझ जाता है कि उसने किसी तरह लिली को मुश्किल में डाल दिया है। वह वहीं ठहर गया, लेकिन उस वक्त उसके पास यही एक ही रास्ता था। फिर असुमा ने लिली से कहा कि वह उसके लिए बहुत बड़ी मदद है और उसने उसका वादा भी नहीं भूला है कि उसे इनाम देगा। असुमा की ये बात सुनकर लिली का ब्लश ऑलमोस्ट फूट ही रहा था। असुमा ने तो और भी बढ़ा दिया जब वह उसके पास आकर बोला कि वह चाहता है कि वे दोनों और भी अच्छे दोस्त बन जाएं। लिली ने इसे मान लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि असुमा का असल में क्या मतलब है। ये कहकर असुमा पलटा और जाने लगा, जबकि लिली इस बात से पूरी तरह घबराई हुई थी। असुमा फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। रहस्यमयी जादू के विश्लेषण कमरे में उसी दिन एक क्रांतिकारी जादू बनाने की ठानी थी। जैसे ही वह कमरे में कदम रखता है, उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है। असुमा सतर्क रहता है
जब तक लड़की अचानक उसके सामने झुककर उसे अपना मालिक नहीं कहती और इंतजार कराने के लिए माफी मांगती है, तभी असुमा को समझ आता है कि वही स्वायत्त एआई सहायक जिसे उसने अपनी सारी बुद्धि लगाकर बनाया था, आखिरकार काम करने लगा है। जाहिर है वह मेहनत कर रहा था। असुमा ने अपनी नई जादू विकास के लिए एआई को एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया था। असुमा ने हैरानी जताई कि एआई इतनी जल्दी तैयार हो गई। उसने उसकी गाल पर हाथ रखा ताकि यह पक्का कर सके कि उसका शरीर होलोग्राफिक है। फिर एआई ने असुमा को बताया कि सिमुलेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं और उसने कहा कि वह कमरे के अंदर नई जादू से जुड़ी हजारों पैटर्न्स को दोहरा सकती है। असुमा ये सुनकर खुश हुआ और उसने कहा कि वे तुरंत शुरू करें। एआई ने असुमा को सिर झुकाकर उसका आदेश स्वीकार किया। असल में असुमा सिर्फ आधुनिक जादू को समझने के लिए एआई बनाना चाहता था, लेकिन उसने जो बनाया वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा एडवांस निकला। असुमा शुरू में सोचता था कि आधुनिक जादू बेकार है, लेकिन जब उसने ज्यादा सीखना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये जादू काफी ठीक ठाक है। असुमा ने यह भी समझ लिया कि अगर वह एआई को अपनी सारी जानकारी देता रहा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर और निर्भर हो जाएगी। और सामान्य ज्ञान के मामले में वो लिली पर भरोसा करने का प्लान करता है। जब वो पूरी सिमुलेशन खत्म कर लेती है तो वो सुझाव देती है कि वे इसे असली समय में आजमाते हैं। वह कंप्यूटर को सक्रिय करती है और यह सभी जरूरी गणनाएं शुरू कर देता है। असुमा को पता भी नहीं चलता कि पूरा काम रात के गहरे समय तक चल गया। असुमा खुश है कि उसे रैंक में प्रमोट किया गया, जिससे उसे मैजिक एनालिसिस रूम में ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। तभी एआई असुमा से कहती है कि वह कम से कम 8 घंटे आराम करे, क्योंकि उसकी स्कैन से पता चलता है कि वह थका हुआ है। असुमा उससे सहमत होता है और कहता है कि वह पुनर्जन्म के बाद से लगातार लड़ता रहा है। वह स्वीकार करता है कि आधुनिक दुनिया बहुत ही उत्साहजनक है और असुमा खुद को इसमें पूरी तरह डूबा हुआ पाता है। असुमा फिर एआई का सलाह के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन वह सोचती है कि उसे कोई तारीफ नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ एक सोर्स कोड है। असुमा उससे असहमत होता है, कहता है कि उसकी दिनचर्या खुद इंसानी है और चूंकि उसने इसे डिजाइन किया है तो वह इसे अच्छी तरह जानता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे एक नाम चाहिए। असुमा याद करता है कि उसकी जीपीयू जर्मनाड़े थी और वह उसके लिए एक जर्मन नाम चुनने का फैसला करता है। इसके बारे में सोचते हुए 1 मिनट के लिए वो वाल के लिए ठहरता है और वाल नाम विनम्रता से स्वीकार कर लेती है और वो शर्माती भी है। और जब असुमा ये देखता है तो कहता है कि यही तो उसे इंसान बनाता है। कुछ ही देर बाद वाल बताती है कि सिमुलेशन लगभग पूरा हो गया है और असुमा की नज़रों से लगता है कि ये सच में काम करने वाला है। तभी असुमा के लिए एक इमरजेंसी मैसेज आता है। असुमा वाल से पूछता है कि भेजने वाला कौन है, और जब उसे पता चलता है कि ये अकादमी के हेडमास्टर का मैसेज है तो वो हैरान रह जाता है। हेडमास्टर असुमा से कहता है कि वो हेडमास्टर के ऑफिस में आए फौरन, और ये देखकर असुमा सोच में पड़ जाता है कि उसे बुलाया क्यों गया है। चूंकि ये हेडमास्टर हैं तो उसे पता चलता है कि वो बुलावे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। असुमा फिर वाल से कहता है कि सिमुलेशन जारी रखे, साथ ही वह उसे एक खास प्रोग्राम कोड चलाने को कहता है और जब वह काम खत्म कर ले तो उस सामग्री को उसकी तरफ से ईश्वर को भेजना है। वाल आदेश मान लेती है और उसे हेडमास्टर के ऑफिस का रास्ता बता देती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है असुमा को कोई अंदाजा नहीं होता कि हेडमास्टर का एक परिचित उसे देख रहा है। 3000 साल पहले की एक झलक में योद्धा दूसरे दुनिया के जीवों ओमेगा से लड़ रहे हैं। योद्धा कई साथियों को खो चुके हैं, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर वे पीछे हटे तो राज्य को बड़ा नुकसान होगा। अचानक दुश्मन एक साथ हमला करने की तैयारी करता है जो जिद्दी योद्धाओं को खत्म कर देगा। खतरे के बीच भी योद्धा डटे रहते हैं और जैसे ही वे अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं असुमा कहीं से आता है, हमला रोकता है और दुश्मनों को खत्म कर देता है। ओमेगाओं को एक साथ भारी ताकत से खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद योद्धा उसकी मदद के लिए धन्यवाद करते हैं और वह उन्हें स्थिति से सेनेट को अवगत कराने को कहता है। असुमा इधर उधर दिखता है और खुद को कोसता है कि वो मरे हुए योद्धाओं को बचा नहीं पाया। कुछ ही देर में उसके साथी भी मैदान में पहुंचते हैं। चारों इस बात से गुस्से में हैं कि वे देर से आए, जिसकी वजह से कई योद्धा मर गए। इजुया फिर कहता है कि कम से कम ये सोचकर दिल को सुकून देना चाहिए कि उन्होंने आक्रमणकारियों को खत्म कर दिया। मुन अपनी चिंता जताती है उन जानवरों के बारे में, क्योंकि उसे जादुई एनसाइक्लोपीडिया में वे नहीं मिल रहे थे। शियोन बताता है कि ये जीव कहीं से अचानक प्रकट हुए, जैसे वे किसी दूसरे दुनिया से आए हों। असुमा अपने साथियों से कहता है कि उन्हें इन परेशान करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। तभी राजा मेल अचानक वहां आ जाता है और उनके शानदार काम की तारीफ करता है। असुमा तुरंत उसका स्वागत करते हुए झुक जाता है और राजा उसे उठने के लिए कहता है। असुमा राजा से कहता है कि ये जगह खतरनाक है, इसलिए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और मेल वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे सब पता है, लेकिन उसे खुद अपनी आंखों से हालात देखनी पड़ेगी और अपनी मदद के लिए धन्यवाद भी करता है,
क्योंकि उसने खुद आक्रमणकारियों को देखा। असुमा बताता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मेल ने कहा था, और भले ही कुछ लोग मारे गए, आक्रमणकारियों को रोक दिया गया है। मेल असुमा की तारीफ करता है उसकी बेहतरीन काम के लिए, और अचानक उसकी नज़र असुमा के हाथ पर लगी कट लगने पर पड़ती है। असुमा कहता है कि चिंता मत करो, ये तो बस एक खरोंच है, लेकिन मेल उसे अनदेखा कर देता है। फिर वह एक हिस्सा फाड़ देता है। अपने चोगे का एक हिस्सा लेकर वह अपना हाथ लपेटता है, जो असुमा को हैरान कर देता है। मेल असुमा से कहता है कि उसकी आगे की नज़र के अलावा कोई खास ताकत नहीं है, इसलिए असुमा की मदद करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेल बताता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के लोगों को अपनी ताकत से बचाए। जाहिर है, राज्य में ज्ञान की किताब में जादुई छड़ी के बारे में एक कहानी है। मेल का मानना है कि असुमा वह छड़ी है, और वह किताब असुमा राजा के इन शब्दों से सम्मानित महसूस करता है, और मेल उसे बताता है कि वह उस पर भरोसा करता है। अब आगे आज के टाइम में असुमा सोच रहा था कि वो ये याद क्यों कर रहा है। जब वो हेडमास्टर के ऑफिस जा रहा था, थोड़ी ही देर में असुमा ऑफिस पहुंचता है और उसे अंदर जाने को कहा जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां कोई नहीं होता। अचानक नीचे और ऊपर एक जादुई गोला बनता है, और वो खुद को एक दूसरी जगह पर पाता है। उसे समझ आता है कि उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक से कहीं भेज दिया गया है। वो अभी भी अपनी हालत समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे हेडमास्टर की वही परिचित नजरें मिली जो उसे घूर रही थी। दूर कहीं तभी असुमा को आखिरकार एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस गया है।